बेहद सीमित दायरे में लेकिन मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार हफ्ते के पहले दिन खरीदारी का माहौल एक्सपायरी का हफ्ता है, बेहद रहेगा। बचा हुआ 1.5 घंटा आज के सेशन का 10,800 के ऊपर क्लोज हो पाएंगे क्या, ये है सबसे बड़ा सवाल। और 27,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर होंगे बंद, लेंगे इसका जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं रजत देवगन। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है और आईटी ने कमान संभाली। इसके अलावा फार्मा, पीएसयू बैंक्स यहां पर अच्छी तेजी देख रही है और ऑटो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा जहां पर ऑटो शेयर्स में अच्छी कमाई हो रही है। तो ठीक है, दमदार शुरुआत है इस हफ्ते की, बेहद शानदार। और अच्छी शुरुआत में बता दें कि अब तक का बाजार का एक्शन किस तरह का रहा है, किस तरह का एक्शन आप इंडेक्स और इंडेक्स के बाद देख सकते हैं। 10,835 के आसपास निफ्टी है, दिन की ऊंचाइयों के करीब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी 27,000 के पार निकलकर टिकता हुआ नजर आ रहा है। 27,100 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश भी की है। सेंसेक्स लगभग 250 अंक मजबूत है। फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी और साथ ही ऑटो शेयरों से मजबूती आती हुई दिख रही है। जीएसटी में कमी की वजह से चुनिंदा रियल्टी शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी आपको आती हुई दिखेगी। वहीं कच्चे तेल में लगातार बढ़त रहने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में और साथ ही एविएशन शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली है। चलिए बता देते हैं इस शो में क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले तो कल के जो ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे इंपैक्ट डालेंगे और कंपनी स्पेसिफिक भी जहां पर एक्शन रह सकता है वो भी फटाफट से बता देंगे आपको। और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स होंगे, किन शेयर्स पर असर आया है न्यूज फ्लो का वो आपके सामने। इसके अलावा एक स्टॉक कमाल कर रहा है, मदरसन सुमी। ये जी बिजनेस पे सुबह ही आपको बता दिया गया था कि आज मदरसन सुमी के स्टॉक पे नजर रखें, इसमें जोरदार एक्शन बन सकता है, तेजी बन सकती है। आखिर ये तेजी है क्यों, ट्रिगर्स क्या है इस बड़ी तेजी के पीछे, अब ये बताएंगे आपको। और साथ साथ होगी BTSTT कॉल्स, बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार देते रहेंगे इस शो में आपको कॉल्स। अनिल जी की स्ट्रैटेजी एक्सपायरी हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देखना होगा कि अब निफ्टी और निफ्टी बैंक पे रणनीति क्या लेकर चलें और साथ ही साथ बैन से बेनिफिट कौन से शेयर्स आएंगे बैन लिस्ट में और एक्सपायरी हफ्ते में कौन से शेयर्स होंगे बैन से बाहर। एक और ट्रिगर आशु मदान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरे वाह, तेजी का ट्रिगर है मंदी का। पिछले 2 बार से तो जब उनसे बात करो तो वो तेजी के मूड में दिख रहा है, तेजी के मूड पे ज्यादा दिखाई। तो चलिए एक ट्रिगर और जिस पर आपको करना है फोकस। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन सी वो इवेंट्स या घटनाएं जिनका दिखेगा एक्शन बाजार पर। मानसी हमारे साथ है ये बताने के लिए। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। आज और कल के दिन को अगर बोर्ड मीटिंग का भी दिन कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ढेर सारी कंपनियां जो अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है उसमें खास तौर से ज्यादातर कंपनियां बैंक्स ही हैं। आज ही के दिन कॉर्पोरेशन बैंक अपनी पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करने जा रही है और कल के दिन 7 कंपनियों की बोर्ड बैठक है, जिसमें से 6 कंपनियां बैंक से, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये तमाम कंपनियां कल पूंजी जुटाने को लेकर अपनी बोर्ड बैठक करेंगी। और इन सब के अलावा टाटा स्टील की भी बोर्ड बैठक होने जा रही है, जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जाएगा। इन सब के अलावा बैंक ऑफ इंडिया की भी कल बोर्ड बैठक है। सरकार के बैंक में 4,638 करोड़ डालने के प्रस्ताव पर कल बैंक का बोर्ड विचार करेगा, तो इस बोर्ड बैठक पर भी हमारी नजर होगी। और साथ ही पावर सेक्टर के लिए कल का दिन अहम है, क्योंकि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर कल वित्त मंत्री एक बैठक करने जा रही है। बैठक का नतीजा क्या निकल कर आता है इस पर हमारी नजर होगी। तो आज और कल को लेकर कुछ एक इवेंट्स। चलिए, तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर कर वित्त मंत्री बैठक करने जा रहे हैं, इस सूत्रों के हवाले से खबर है। तो पूरी पावर इंडस्ट्री से जुड़े जो शेयर्स होंगे वहां पर नजर रहेगी और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर्स जहां पर कल के सत्र में एक्शन ज्यादा रहने वाला है, तो यहां पर फोकस देखने को मिल सकता है। चलिए, अब बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। राकेश जी और साथ से कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से। इसके अलावा राजेश पलविया जी मेरे साथ इस समय मुंबई स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और साथ साथ आशु मदान जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं एक्शन की। और सबसे पहले यहाँ पर आशु जी से एक बार बाजार का चेक ले लिया जाए। मजबूती के साथ आज कारोबार होता दिख रहा है। आशु जी, 10,800 के नीचे हमने वक्त बिताया नहीं है। क्या एक्सपायरी के हफ्ते में व्यू तेजी की तरफ रख के बाय ऑन डिप्स का मार्केट समझा जाए या फिर इसके विपरीत? अनिल जी, ये मार्केट ना अब कहीं ऊपर के लेवल पे ऐसी जगह पे आ गया है जहां पे पैगिंग शुरू हो गई है। बट अनिल जी, इस एक्सपायरी का ना सबसे बड़ा एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है जो कि पिछले काफ़ी सारी एक्सपायरीज में मैंने नहीं देखी। और मैं जब भी आपसे बात करता था कि निफ्टी शॉर्ट करते हैं लोग या निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट कवरिंग के पॉसिबिलिटी है। अनिल जी, अगर आप शायद बहुत सारे डेरिवेटिव डेटा एनालिस्ट से भी पूछना और मुझे लगता है कंफर्मेशन मिलेगी। इस एक्सपायरी में सर पहली बार हुआ है कि जो इंडेक्स में है ना वो बहुत लिमिटेड सौदे हैं और डिसाइसिव सौदे नहीं है, मींस और बट लेकिन स्टॉक्स में है। और स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट साइड पे लोग ट्रैप्ड हैं, जो कि वीकर स्टॉक्स में हमने पिछले दिनों में भी बात की। तो मुझे लगता है कि जो मेजर एक्शन रहेगा नेक्स्ट 3 या 4 दिन में भी, वो निफ्टी में शायद नहीं रहेगा या इंडेक्स में नहीं रहेगा, बोरिंग रहेगा।
और चांसेस हैं कि शायद निफ्टी थोड़ा नीचे भी आ जाए, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। और ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं अनिल जी जो खराब भी लगते हैं, तो मुझे लगता है बहुत मिक्स्ड एक्शन है। पर अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हम ऐसे दायरे में और ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि हमारे कुछ सौदे ना थोड़े से लिमिटेड कर देने चाहिए अगले 3 दिन के लिए। नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी है, वो हर एक्सपायरी में होता है, बट इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहा है क्योंकि कहीं ऊपर में पैगिंग हो रही है लेकिन स्टॉक शॉर्ट है। ये शॉर्ट कवरिंग कहां तक ले जा सकती है, कहां लेके जाएगी, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉल है। दोनों तरफ की कन्विक्शन कॉल नहीं है, बट हल्का जरूर होना चाहिए अनिल जी के, क्योंकि कुछ सिग्नल ऐसे हैं कि मार्केट में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फिर हो सकती है आफ्टर दिस शॉर्ट कवरिंग। अब वो शॉर्ट कवरिंग आज होती है, एक्सपायरी तक होती है स्टॉक स्पेसिफिक में। अब स्टॉक्स में अगर बात करें अनिल जी, मैं कुछ पुराने स्टॉक्स में उसका रिविजिट करना चाहता हूं। एक हमने डीवीज की कॉल दी थी अनिल जी 2 दिन पहले, जब आपने कहा था कि 1540 क्यों नहीं कॉल लेते, 1520 क्यों ले रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट है। तो मैंने कहा था मुझे फ्यूचर को रिप्लेस करना है क्योंकि शांति रहती है। अनिल जी डीवीज चुपचाप 1600 रुपए हो गया, कहीं बात नहीं हुई है, कहीं कोई ट्रिगर नहीं आया किसी चार्ट पे। और अब अनिल जी अब किसी ने अगर 1555 में फ्यूचर लिया होता तो 10 या 15 रुपए में उस आदमी का फ्यूचर बिक चुका है, जो कि मैं रिटेल की साइकी समझता हूं बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कॉल ऑप्शन से प्लस है और स्प्रेड बना हुआ है अनिल जी, आज 1600 के भाव पे भी डीवीज हमारा प्लस चल रहा है और ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तो किसी को बुक करना है तो कर सकते हैं। अनिल जी येस बैंक एक और ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि शायद इस एक्सपायरी में धमाल भी कर सकता है। ये धीरे 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 जिस तरह से ऊपर दिख रहा है और जिस तरह से कॉम्पोजिशन बना हुआ है इसका, ये ऊपर का धमाल कर सकता है। लेकिन फिर मैं कैविएट दे रहा हूं, ये मेरी बात सुन के, और जो मैं पहले भी बोल रहा हूं, लेना स्प्रेड से ही है, ऑप्शन से ही है, फ्यूचर से नहीं। क्योंकि अनिल जी जैसे ही आप फ्यूचर लेंगे 5 रुपए नीचे आएगा, आपका सौदा कट जाएगा। लेकिन जिसके पास ऑप्शन से लॉन्ग है उसने 210 भी देखा, 215 भी देखा, 220 भी देखा, अब वो 225 भी देख रहा है, और इसमें भी ऊपर की शॉर्ट कवरिंग जरूर हो सकती है। तो अनिल जी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं। एक्सिस को मैं रिविजिट करना चाहता हूं अनिल जी, एक्सिस में ज्यादा मूवमेंट ऊपर की नहीं आई, लेकिन हमारी कॉल अभी भी बरकरार है। 697 फ्यूचर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अदरवाइज अगर 690 की ऑप्शन है तो आप कंटिन्यू रखिए। चौथा स्टॉक था अनिल जी हमारा बाटा, वो भी अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, ऊपर के लेवल पे ही है, कल से भी ऊपर है, उसको भी लॉन्ग रख सकते हैं। 1280 की कॉल दिलवाई हुई है इन द मनी, उसको भी चला सकते हैं। सो अनिल जी ये जो लॉन्ग साइड के कुछ स्टॉक्स हैं, येस बैंक, बाटा, डीवीज, ये सब कैरी करने हैं। अनिल जी अब जो स्टॉक मुझे ओवरबॉट लग रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है ना वो है रिलायंस। मुझे लगता है सर रिलायंस में ऊपर का ट्रेड अब खत्म हो चुका है इस एक्सपायरी के लिए। अगर जरा सा भी बाउंस बैक करता है, अभी मैं कुणाल जी से इसका वैसे अनिल जी मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि 1260 1280 जो भी ऊपर की कॉल्स है रिलायंस की 4 दिन के लिए बेच दीजिए, वो पूरा पैसा मेरे हिसाब से आपके घर आ जाएगा। बट अगर किसी को शॉर्ट करना हो तो अभी आई विल यूज कुणाल जी इज इनपुट कि शॉर्ट किस लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस एक ओवरबॉट स्टॉक है, तो शॉर्ट कॉल मेरी रिलायंस पे है। अनिल जी एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड, जो भी इस एक्सपायरी में काफी ऊपर नीचे रहा है, लेकिन 1300 से 1350 के ऊपर फिर बहुत बाइंग कॉल्स आती हैं। अनिल जी ये मेरा पोजिशनल शॉट है, मैं फिर बार बार रिमाइंड करवाता हूं व्यूअर्स को और आपसे भी शेयर करता हूं, ये मेरा पोजिशनल शॉट है, इसमें मैं 50-100 रुपए नहीं देख सकता हूं। मतलब पोजिशनल शॉट अगर कोई नहीं कर सकता तो सर इसमें लॉन्ग में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे 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 करके शायद नीचे के घर ही दिखाएगा। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो अनिल जी अब जो मैंने आपसे शेयर किया, इट इज ए मिक्स ट्रेड, स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड है, निफ्टी में मुझे लगता है कि कहीं टॉपिश सिग्नल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट हो रहा है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और ट्रेड प्योरली एंड प्योरली ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक बात है, तो ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें, सीधे सीधे फ्यूचर खरीदेंगे या बेचेंगे तो मुश्किल रहेगी। लेकिन इस बीच 1-2 स्टॉक मैं भी सोच रहा हूँ। जुबिलेंट फूड मैंने भी फ्राइडे को शॉर्ट कॉल दिया था, डोमिनोज 10% गिरा था अमेरिका में, तो उस हिसाब से हमने अंदाज लगाकर इधर शॉर्ट कॉल दे दिया। हालांकि वहाँ से ऊपर आया नहीं है, वहाँ उस समय 1305 1310 चल रहा था फ्यूचर में, अभी 1280 के आसपास है। राजेश जी जुबिलेंट पर राय क्या है आपकी, क्या शॉर्ट अभी भी करना चाहिए या जिनका शॉर्ट है उनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या है? जी अगर देखें तो स्टॉक में कंसिस्टेंसी देखें तो ऊपर के लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। स्टॉक 1305 1310 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, और मुझे लगता है नियर टर्म चार्ट में जिस तरीके का ब्रेकडाउन है, हो सकता है एक्सपायरी के चलते ये स्टॉक यहाँ से स्लाइड हो सके और 1250 1245 तक के लोअर साइड के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो 1310 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए अभी भी, और मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते हो सकता है इसमें दबाव देखने को मिले और 1255 और 1245 तक के लोअर साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए 1310 ये लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट है 1255 1255, उसके बाद 1245 जुबिलेंट फूड के 2 टारगेट्स
आपके लिए। लेकिन बाजार में तेजी बढ़ रही है, 50 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हो चुकी है 10,843 के लेवल पे, और जो लीड कर रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, टीसीएस और इन्फोसिस। यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और खबरें कहां पर आई हैं ये भी जान लेते हैं। मेरे सहयोगी डिम्पी से मेरे साथ मौजूद है। डिम्पी, बताएं न्यूज फ्लो का इंपैक्ट कहां पर देखने को मिला? अदानी एंटरप्राइजेस में सबसे पहले, क्योंकि 5 एयरपोर्ट के लिए उन्होंने बोली जीत ली है। अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी ये डेवलप करेंगे, जयपुर का करेंगे, मंगलुरु का, लखनऊ का, गुवाहाटी का, तिरुवनंतपुरम का। ये पांचों के पांचों एयरपोर्ट जो हैं इनको रीडेवलप करने का काम अब अदानी एंटरप्राइज के पास है। उन्होंने बोली जीती है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज पे भी खबर आई है कि बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। इनकी एक ओवरसीज में जो सब्सिडरी है उसके जरिए, बॉन्ड्स के जरिए कोई रकम जुटाना चाहेंगे। और साथ ही इस पर खबर एक ये भी है कि S&P ने इनकी जो रेटिंग है BBB- उसको बरकरार रखे, आउटलुक को पॉजिटिव रखा है। तो दो अच्छी खबरों का कॉम्बिनेशन आज जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में है। JBM ऑटो, इस पे खबर यह है कि GBM ग्रुप ने लिंडे वेमेनन के साथ एक खरीद का सौदा किया है। खरीद के बाद ग्रुप का करीब $220 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, यानी कि कामकाज और तेजी से बढ़ जाएगा। आज सुबह से ही JBM ऑटो के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। BEL को एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर थोड़ा छोटा ज़रूर है बट वो डॉलर टर्म्स में है। ये $3 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए है। और साथ ही कुछ ब्लॉक डील भी हुई है। लेकिन उससे पहले एक खबर ये भी आ रही है कि पावर कंपनीज के साथ वित्त मंत्री एक बैठक कर सकते हैं। और ये बैठक की हालांकि डेट सुनिश्चित नहीं की गई है, कल हो गया परसों, बट ये जल्द ही बैठक हो सकती है। रॉयटर्स के हवाले से खबर थी, इसलिए बताना जरूरी था। और दूसरा जो मैं ब्लॉक डील की बात कर रहा था उसमें ITC में 10 लाख शेयरों का सौदा 275 पे लगा है। टाटा मोटर्स पे भी 10 लाख शेयरों का सौदा लगा है 174 पे। इन्फोसिस पे भी 10 लाख शेयरों का सौदा लगा है 744 पे। और नैल्को पे 30 लाख शेयरों का सौदा लगा है 47 के रेट पे। इन्फोसिस पे 10 लाख शेयरों का सौदा 744.15 की लेवल पे लगता हुआ नजर आया। कुणाल जी, IT सेक्टर में आज अच्छी खरीदारी है जिसमें इन्फोसिस, TCS लीड कर रहे हैं। सर, चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए रजत, सभी काउंटर्स में ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। HCL टेक का चार्ट बहुत दमदार है, अभी अभी फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस जिसकी बात आपने की, इसने भी 745 की एक इंट्राडे रेजिस्टेंस को अभी भी पार किया है, 750 का भाव हो गया है। मुझे लगता है कि 765, 770 तक के भाव आपको इन्फोसिस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे IT स्पेस में और निफ्टी IT इंडेक्स में भी ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है स्पेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो IT सेक्टर पे ध्यान दें। दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक BTST कॉल देखते हैं जहां पर अच्छा मूव बन सकता है। राजेश जी की कॉल आ रही है। बताएं सर। रजत जी, बाइंग करने की सलाह है वो अपोलो हॉस्पिटल पे। अपोलो हॉस्पिटल लोअर साइड पे अच्छा एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिला और आज इसमें एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। सो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक 1220 तक का अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है। तो 1178 के आसपास बाय करना है। 1165 स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट होगा इसका 1200 और दूसरा टारगेट होगा 1210। इसमें देखें तो ओपन इंटरेस्ट में भी करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग एडिशन आज के सेशन में देखने को मिला। तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, 1200 के ऊपर जल्दी स्टॉक आएगा। तो 1200 का पहला टारगेट होगा, फ्यूचर के हिसाब से आप दे रहे हैं 1200 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 1210 ये दूसरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस 1165 का लगाकर चलना होगा। अपोलो हॉस्पिटल्स दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत जबरदस्त आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन स्टॉक करा है। अब 1200 और 1210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल पे नजर रखें। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे तेज चला वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। राकेश जी, एक बार ये देख के बताएं सर, 2.5% का मूव ऑलरेडी दे चुका है 3722 के लेवल पे, क्या किया जाए? देखिए रजत, मूव टेक्निकल रुझान काफ़ी पॉजिटिव है। जिसने ले रखा है रजत वो होल्ड करे, और जिसने नहीं लिया हुआ है नई खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। 3625 3625 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टेक्निकली ये स्टॉक मुझे लगता है रजत इजीली 3790 से लेकर 3810 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। खरीदारी की राय है अल्ट्राटेक सीमेंट में। अच्छा, आज अदानी एंटरप्राइज फिर से खबर आई है। फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले सत्र में बाजार बंद होने से जस्ट पहले 200 करोड़ US की ऑर्डर इनफ्लो की खबर आई थी, लेकिन अब 5 एयरपोर्ट्स के लिए बोली जीती है। अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलोर, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, ये एयरपोर्ट्स हैं जहां पर इन्होंने बोली जीती है। कुणाल जी, देख के बताया, अदानी एंटरप्राइजेस 2 दिन से अच्छी कमाई करा रहा है निवेशकों की, अब 130 के लेवल के ऊपर है। बुक कर लिया जाए मुनाफा? मुझे लगता है कि रजत और भी ऊपर के लेवल्स आएंगे। जैसे अगर आपको याद हो, शुक्रवार को जब बाजार बंद हो रहा था हम इसकी बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और ये बैन में ना हो तो इसमें आपको और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि 140 तक इसमें मूवमेंट आना चाहिए। 140 इसके लिए लक्ष्य है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। आज के डे लो पर यानी कि 124 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर मुझे लगता है 140 का लेवल इसमें जल्द आता हुआ दिखेगा।
एक कंपनी है जुबिलेंट लाइफ, बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी दी और जो रकम जुटाने की योजना है ओवरसीज बॉन्ड्स बिक्री के जरिए जो है वो जुबिलेंट लाइफ जुटाती हुई नजर आएगी। राजेश जी देख के बताएं, जुबिलेंट लाइफ लग रहा है यहाँ पर अट्रैक्टिव या फिर इसको अवॉइड करेंगे? अच्छे रिटर्न्स दिए, 780 के लेवल पे पहुंच चुका है। जी मुझे लगता है स्टॉक में अभी 765 का स्टॉप लॉस होल्ड करके होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है 820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 765 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड रखना चाहिए अभी पोजीशन। साथ ही साथ बीईएल को आज एक ऑर्डर मिलने की खबर आई और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है। लगभग 3.3 करोड़ यूएस डॉलर का ये जो ऑर्डर है ये बीईएल के हाथ लगा है 80 रुपए के लेवल पे। कुणाल जी फटाफट से चार्ट देख के बताएं सर, ठीक लग रहा है स्टॉक या फिर इसको अवॉइड लिस्ट में डाला जाए? देखिए रजत, बीईएल में हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है इंट्राडे चार्ट्स पर, और आज सवेरे भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। डिम्पी ने इसको आइडेंटिफाई किया था और मैंने कहा था कि अगर ये 77 के ऊपर टिका रहता है तो आपको इस काउंटर में 84 तक का एक मूव आते हुए दिखेगा, और बिल्कुल आज ये 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और अपसाइड इस काउंटर में बचा हुआ है। मौजूदा स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस डे लो पर 78 के आसपास रखें और ऊपर 84 का लक्ष्य मुझे लगता है कि इसमें जल्द हासिल होगा। एक और सेक्टर जो आज अच्छे एक्शन में वो है फार्मा, जिसमें दोनों स्टॉक्स इंडेक्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो है डॉक्टर रेड्डीज और साथ साथ सन फार्मा। अच्छा रुझान है, 1.5% ऊपर है दोनों ही स्टॉक्स। राकेश जी एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, अभी खरीदे जा सकते हैं या फिर निचले स्तरों का इंतजार किया जाए? देखिए रजत, यहाँ पर मैंने और कुणाल ने यहाँ पर 2575 के अराउंड खरीदारी की राय दी थी और लगभग स्टॉक 100 रुपीज़ वहाँ से ऊपर है। किसी ने लिया हुआ है रजत तो अभी भी होल्ड किया जा सकता है। 2630 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नई खरीदारी के लिए अब रजत मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा रुके हैं। आज का हाई 2694 2695 के अराउंड का है। 2695 के ऊपर निकल के जब सस्टेन करेगा रजत, तब एक नई खरीदारी का एक प्रबल दावेदार बनेगा। तो नई ओवरवेट होकर खरीदारी 2695 के ऊपर करनी चाहिए। आज एक बड़े सुस्त स्टॉक में जान लौटी है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। राजेश जी जरा देखिए इसको क्या हुआ है, 3.5-4% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट भी 13-14% आज बढ़ गया। बड़े दिनों बाद 525-30 के ऊपर निकला है लगता है ना? बिल्कुल कुछ है दम। अनिल जी इसको हमने वॉल्यूम किसने गए? हाँ वॉल्यूम है इसमें आज? जी हाँ बिल्कुल वॉल्यूम है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिकमेंड किया था हमारे कस्टमर्स को, तो अभी भी हमारा पोजीशन होल्ड है और हमारा टारगेट इसमें 565 का है। सो जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन देखने को मिला है, डेली चार्ट पे एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला और ये स्टॉक जिस तरीके का मूव दिखा रहा है, मुझे लगता है 565 तक ये स्टॉक कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अभी भी करंट लेवल पे भी अगर बाय करना है तो किया जा सकता है। 548 स्टॉप लॉस से और 565 पहला टारगेट होगा। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, वो 580 तक भी इसको ले जा सकती है। सो जो चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का एडिशन देखने को मिला लास्ट 2 सेशन, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 580 की तरफ मूव होना चाहिए। चलिए 565 पहला, उसके बाद 580 दूसरा टारगेट है और स्टॉप लॉस 545 का लगाना होगा। बंसल जी को भी एक बार मैं इस पे राय लेना चाहता हूँ। बंसल जी आपको कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स वगैरह, टाटा कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है अनिल जी, आप अगर ध्यान दें तो स्वाति जी ने जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उन्होंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी टाटा कम्युनिकेशन पर। और अधिकतर उनकी स्टोरीज के बाद स्टॉक में एक रनअप देखने को मिला है। एकमात्र ये टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक था जहां पे स्टॉक साइडवेज जोन में चला गया था। और वो स्टोरी तो अनिल जी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, बट वो एक री रेटिंग की स्टोरी थी और अब स्टॉक में अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। अनिल जी यहाँ पर नजर रखनी चाहिए 558 559 के लेवल्स पर स्पॉट के। 558 559 के अनिल जी ऊपर निकलेगा तब यहां पर कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। काफी फंडामेंटल स्टोरीज चल रही हैं, डीमर्जर की न्यूज है, लैंड बैंक की स्टोरी है, बट अगर 558 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेगा टाटा कम्युनिकेशन भी खरीदारी का। चलिए 558-60 पार हो जाने दे, उसके बाद बड़ी तेजी बनेगी। बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, जिनके उच्चतम स्तर पर आ चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी। आज के हाईएस्ट पॉइंट पर ये आज का एवरेस्ट है जहां पर हम खड़े हैं। ठीक है, नहीं एवरेस्ट नहीं, चोटी एवरेस्ट तो पता नहीं, और बढ़ जाएंगे तो एवरेस्ट बोलेंगे तो मतलब एवरेस्ट के ऊपर तो कुछ नहीं होता ना रजत? नहीं एवरेस्ट के ऊपर कुछ। ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है आपकी? आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सवाल ही अच्छा पूछा। तो चलिए, लेकिन एक स्टॉक जो आज एवरेस्ट पे खड़ा है वायदा कारोबार में, वो है मदरसन सुमी। 9% मजबूत है, आज बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा आगे। 2 वजह है। पहली तो आपको पता होगी, जी बिजनेस में बताया गया था, सिमी भौमिक ने कहा था खरीदिए, और कहा भी डिम्पी को था, और उस तब से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो पहली वजह तो वो है। दूसरी वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मल्होत्रा। तो आइए सुमित से जानते हैं। सुमित, क्या वजह है मदरसन सुमी की इतनी तेज दौड़ लगाने की?
शुक्रिया अनिल जी। देखिए शुक्रवार को फॉक्सवैगन के नंबर्स आए थे और नंबर्स में के साथ साथ फॉक्सवैगन के नंबर्स तो मोर और लेस फ्लैट थे, लेकिन उन्होंने अपने मार्जिन्स को अपर एंड को मीट कराया था। 7.3% के मार्जिन्स फॉक्सवैगन के आए जो कि अपर एंड थे और उसको मीट किया। चाइना जो कि एक स्लो मार्केट है जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ किसी ऑटो मेकर को नहीं आया, वहाँ पर फॉक्सवैगन के जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज़ होकर आया है। लेकिन फॉक्सवैगन के नंबर्स के साथ साथ अपनी गाइडेंस को भी अपवर्ड साइड पे रिवाइज किया है। उन्होंने ये कहा है कि पिछली बारी 7.3% के आसपास के मार्जिन थे, इस बारी वो 6.5 लोअर एंड पर और 7.5 अपर एंड पर मार्जिन मान के चल रहे हैं, वो भी तब जबकि पूरा हेडविंड जो ऑटो सेक्टर का है वो और ज़्यादा रहेगा। उन्होंने बात बोली कि दिक्कतें रहेंगी और शायद पिछली बार से ज़्यादा रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार उनके नंबर्स अच्छे आएंगे, मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहेंगे और जो वीक मार्केट्स है यूरोप और चाइना, ये दोनों ही बेहतर परफॉर्म करके जाने वाले हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस मदरसन सुमी के लिए कैसे है? मदरसन सुमी जो कि लग्जरी कार मेकर में मेजरली रेवेन्यूज डिराइव करता है, फॉक्सवैगन ग्रुप से करीब फॉक्सवैगन से ही इंडिविजुअली 14% के आसपास का रेवेन्यू मदरसन सुमी को आता है। ऑडी जो कि दूसरा एक प्रोडक्ट है, दूसरी ब्रांड है फॉक्सवैगन ग्रुप का, करीब 20% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से आता है। और पोर्श जो कि तीसरा एक क्रूशियल ब्रांड है, 5% के आसपास के रेवेन्यूज वहाँ से आते हैं। तो लग्जरी कार मार्केट से करीब 40% के आसपास के रेवेन्यूज मदरसन उठाता है और वहाँ पे गाइडेंस का रिवीजन ये कंपनी के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर रहा है। तो ये गाइडेंस का रिवाइज होना ये कहीं ना कहीं मदरसन सुमी के लिए पॉजिटिव हो गया। लेकिन सुबह आपको क्या बोला गया था बाजार खोलते ही? इस स्टॉक पे जो नजर रखने की सलाह दी गई थी, एग्जैक्टली वर्डिंग्स क्या थे? सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। मदरसन सुमी में है। मदरसन सुमी मुझे लगता है कि फ्राइडे का सेशन में बहुत अच्छा रिकवरी, बहुत तेज़ी रिकवरी इसमें देखा गया था। मुझे लग रहा है कि ये आज भी अच्छा करेगा। 147, 150 ये दो टारगेट्स है मेरा। 143, 42 के आसपास करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है। 139 या 38 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा स्ट्रिक्टली। और सिमी जी उसके लिए आपको बधाई देनी पड़ेगी और तगड़ी वाली बधाई देनी। बाजार खुलने के पहले सिमी ने कहा था कि मदरसन सुमी खरीदिए। ये दिन के ऊपरी स्तरों पर है और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है इसका जो परसेंटेज गेन है वो और तेज हो रहा है। इसने आज हिम्मत भी दिखाई, शेयर के साथ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा। आज वो 10% का गेन यानी कि सीधा 10 रुपए के आसपास से कहीं ज़्यादा का पैसा आज उसको मदरसन सुमी के एक लॉट से आते हुए दिखा होगा। चलिए, तो तकनीकी तौर पे बहुत आकर्षक लग रहा था और ऊपर से फॉक्सवैगन ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी। बेहतर बिक्री मार्जिन को लेकर यहाँ पर गाइडेंस जो वो बढ़ाई गई है। रिजल्ट्स ये कि मदरसन सुमी दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, आज ही नहीं बीते सत्र में भी मदरसन सुमी बहुत एक्शन में था। कुणाल जी एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, अब क्या किया जाए 156, 157 के लेवल पे? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है रजत, एक रेजिस्टेंस नजर आती है 165 रुपए के रीजन में। 156 का भाव हो गया तो अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है। नई खरीद की राय नहीं है, लेकिन जिन्होंने सवेरे खरीदा या कल का जिनके पास खरीद है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 152 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 162-63 के आसपास मुनाफा लेना चाहिए। 162-63 के आसपास के मुनाफे के साथ के लेवल के साथ यहाँ पर अभी भी आप तेजी में बरकरार रह सकते हैं। बेहद शानदार तेजी यहाँ पर आज बनती हुई दिख रही। तो स्टॉक का कहीं थमने रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फंडामेंटली राय रखते हैं आप आशु सर मदरसन सुमी पर कोई? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल रखते हैं और मुझे लगता है कि ये डिलीवरी के लिए अब इसमें काफ़ी सारी नेगेटिविटी बन चुकी है और काफ़ी सारा करेक्टिव मूव भी आ चुका है। मुझे लगता है कि सर नीचे में आज तो ये बढ़ गया है, मतलब मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो नीचे के भाव बने थे, अगर आपको मीडियम टर्म के लिए डिलीवरी रखनी है सर, अगर वो जो एक बात करते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या लेके रखना है, अगर पोस्ट इलेक्शन बेनिफिट है या कुछ है, तो उसमें मदरसन सुमी सब आप भाव से बिल्कुल लेने वाला स्टॉक है। काफ़ी लोग सर इसमें मतलब नेगेटिव व्यू बना चुके हैं, बट अब मुझे लगता है जो नीचे के लेवल बन गए सर वो टूटने इतने आसान नहीं है। सो मदरसन सुमी में सर अभी भी मॉडल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत भाव से मुझे नहीं अब लगती है, तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए। अनिल जी जुबिलेंट डे लो पे आ गया है, मतलब मेरा पोजिशनल कॉल है ये, तो आपका मैं ये क्रेडिट आपको दे रहा हूं कि मेरे साथ शेयरों के संघारक में आपका भी रोल होता है, तो आपके कहने के बाद और नीचे आ गया। अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने येस बैंक के लिए यूज किया था कि धमाल कर सकता है, तो येस बैंक का ऑप्शन। जी बोलिए सर जी। सर तो येस बैंक का ऑप्शन जरूर लॉन्ग स्प्रेड रखना चाहिए।
चाहे सिंपल ऑप्शंस कोई 220 वाला भी लेके रख ले, ये एक थोड़ा सा रिस्की लेकिन रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। तो ये लॉन्ग शॉर्ट मिक्स जो मैं बात कर रहा हूँ सर, इसमें येस बैंक बहुत ही मतलब मुझे इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कहा है कि सर मतलब नॉर्मली ऐसे वर्ड्स स्ट्रॉन्ग वर्ड्स राकेश जी यूज़ करते हैं, बट नीचे के लिए मैं कभी कभी कर देता हूँ, पर मैंने पहली बार बोला है कि धमाल ऊपर के लिए कर सकता है। देखो मैं तो है ना आशीष जी, मौके के हिसाब से शेयरों के तारक के तौर पे भी काम करता हूँ और संगारक के तौर पे भी काम करता हूँ। जैसा मौका लगता है ना, आपके साथ होता हूँ तो संगारक टाइप हो जाता हूँ, किसी और के साथ होता हूँ तो तारक टाइप हो जाता हूँ। मार्केट का मूड देख के अपना स्टांस भी बदल लेता हूँ। मैं बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हूँ। क्यों रजत? पर येस बैंक तो कमाल के बार बार धमाल धमाल बोल रहे हैं, मेरे को टोटल धमाल याद आ रही है। देख ली क्या? नहीं देख के आए होंगे आशु जी, मैं ये बोल रहा था। आशु जी ने देख के, आशु जी नहीं, ये पिक्चर देखने का काम तो ये एक ही है बंसल जी, उन्हीं की वजह से तो सारे ये थिएटर चल रहे हैं। हाँ बंसल जी देखो, हाथ भी खड़ा कर दिया। बंसल जी, कुणाल जी, दोनों आप दोनों साथ में गए थे देखने? अनिल जी देखिए, आशु जी आपको संहारक बता रहे हैं, आप संहारक नहीं हैं, आप छोटे निवेशकों के रक्षक हैं। ये आपके लिए टाइटल सही है बिल्कुल। अरे वो तो ठीक है, लेकिन निवेशकों का रक्षक तो हूँ, लेकिन शेयरों का संहारक तो हो ही सकता हूँ साथ में। कहीं कहीं ऐसे ऐसे शेयर होते हैं जहाँ पे वाकई में हमें लगता है कि लोगों को बचाना चाहिए। हाँ बंसल जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए अनिल जी, ये जो आशु जी डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो शायद बोल भी नहीं पाऊंगा, संहारक और पता नहीं क्या क्या। बट अनिल जी, आपका जो बिटवीन दी लाइंस आप बोलते हो ना, जो मैं कितनी बार पहले भी बोला, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस अभी रजत ने बोला, तो अनिल जी आपने मेरे ख्याल से 122-23 के अराउंड इसको आइडेंटिफाई करा था। राइट। और तब ये आपने बड़ा क्लियरली बोला था 200 करोड़ डॉलर्स पे अनिल जी 2 बार इंफोसाइज किया था, और वहां से स्टॉक के अंदर एक यू टर्न देखने को मिला था। इसी तरीके से अनिल जी, जब अंबुजा सीमेंट के नतीजे आए थे, तब इस स्टॉक में अगर आप देखें, मेरी भाषा में ट्विटर कमांडोज और आपकी भाषा में ट्विटर टेररिस्ट, अनिल जी सब जगह अंबुजा सीमेंट को बेचने की बात हो रही थी, और आपने बोला था इस स्टॉक को लेना चाहिए, और वहां से यू टर्न देखने को मिला। तो मुझे अनिल जी जो सबसे अच्छी चीज आपकी लगती है ना, जो कमेंट्री होती है बिटवीन द लाइंस की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी। तो बस वो तो कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, वो है। रजत कुछ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रजत क्या दिखा रहे हैं? धामपुर शुगर, धामपुर छोड़े, धामपुर औध, धामपुर आंध्रा, रेणुका, मवाना 10% से कम रिटर्न ही नहीं। बाकी सब क्यों दिखा रहे? दिखाओ वही जो सुबह रिकमेंड किया गया है, धामपुर शुगर बोला गया था सुबह। आज सिमी ने धामपुर शुगर रिकमेंड किया, तो आज बहुत दिनों बाद वो डेडली कॉम्बिनेशन बना ना एकदम। सिमी जी भी थी और डिम्पी जी भी थे शो में। बहुत दिनों से दोनों एक साथ शो नहीं कर रहे थे एक्चुअली, छुट्टी की वजह से या जो भी समझ लें। तो आज जब शो हुआ तो उन्होंने स्टॉप लॉस तक, मतलब मैंने खाली ये कहा था कि आशु जी मैं आपको बताऊं, जब वो 229 के आसपास था या कुछ ऐसा ही भाव था, और तब वो बहुत दूर का स्टॉप लॉस ले रही थी, 20 रुपये दूर का। तो मैंने कहा कि स्टॉप लॉस थोड़ा नज़दीक कर दिया जाए, तो डिम्पी जी भी नाराज़ हो गए, बोले नहीं आप स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ न करें। लेकिन खैर फाइनली हम 218 220 के स्टॉप लॉस पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी। 245 और 260 ऐसा कुछ लेवल था। कुणाल जी याद है क्या आपको लेवल्स? अनिल जी मेरे ख्याल से 228 रुपए चल रहा था उस हाँ समय, करेक्ट, जहां तक मुझे बिल्कुल सही है, याद रहता है कि 228 रुपए का भाव और था, 208 का स्टॉप लॉस दिया था बाद में स्टॉप लॉस रखा गया। जी हाँ। तो फिर बाद में हमने 218-20 का स्टॉप लॉस करवा दिया था। टारगेट क्या रखे जाए धामपुर के लिए, अब ये बताइए। अनिल जी देखिए, मेरी राय में तो धामपुर में एक बड़ी तेजी आ चुकी है, और जो रेजिस्टेंस है वो 246 के आसपास है। 243 रुपए का भाव है, आज का इंट्राडे हाई भी 247 का है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए जिन्होंने आज इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया, उनको एक बार निकलना चाहिए, और निचले स्तरों पर दोबारा मौके मिलेंगे जहां पर आप खरीद सकते हैं। 225 रुपए 230 रुपए के आसपास वापस लौटता है तो वहां पर री एंटर करें। इन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको याद है हाल फिलहाल में इतनी बड़ी तेजी, और कंसेक्यूटिवली है, ये एक बार की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनी है वो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कर ही रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त, और अच्छी तेज़ी बन भी रही, बहुत ही शानदार है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 2:30 बजने वाले। उससे पहले एक हमारी आज की जो एक्सक्लूसिव एक खबर है उस पर फोकस कर लिया जाए, और वो खबर है गति लिमिटेड से लेकर, और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं वो खबर बताने के लिए। स्वाति बताइए।
बिल्कुल, तो ये खबर है कि एक बड़ा M&A होने जा रहा है। टीवीएस ग्रुप खरीदेगी गति में बड़ा हिस्सा। ये खबर हमने आपको सुबह बताई थी। जो डील या वैल्यूएशन की बात करें तो 100 रुपये के करीब शेयर के डील संभव होने की उम्मीद है। अभी अगर हम देखें करंट प्राइस करीब 80 रुपये के करीब है, तो 100 रुपये इट्स प्रीमियम है। करीब करीब 15% प्लस हम प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20% इस पर्टिकुलर डील में। क्या है डील? 24% तक पूरा प्रमोटर्स अपना हिस्सा इस में बेचेंगे गति में। आप जानते हैं कि गति कई टाइम से ट्राई कर रही है इस बिजनेस से एग्जिट करने के लिए। और वहीं टीवीएस लॉजिस्टिक्स, जो कि एक बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है टीवीएस ग्रुप की, 5600 करोड़ रुपीस उसका रेवेन्यू है, वो बढ़ा रही है अपना बिजनेस फिलहाल लॉजिस्टिक्स में, और अब चाहती है कि वो कुरियर बिजनेस में भी एक अपना बड़ा नाम बनाए। और गति क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रह चुका है, उसको बाय करने की पूरी फाइनल डिसीजन पे और फाइनल लेग पे ये डील आ गई है। किंतिसु वर्ल्ड एक्सप्रेस जो इसमें एक स्टेक होल्डर है 4%, वो भी अपना हिस्सा बेचेंगे। और आप देखें अगर तो टोटल 25% से ऊपर जाएगा अगर, तो ओपन ऑफर होगा। वहाँ पर भी हम देखेंगे कि हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर आएगा इस डील में, और जल्द ही इस पे आप देखेंगे एक्शन होते हुए। कंपनी और प्रमोटर्स हमने जब ट्राई किया रीच आउट करना, तो कोई रिस्पॉन्स वहाँ से हमें नहीं मिला। और ये एक विन विन सिचुएशन है। टीवीएस लॉजिस्टिक्स को बढ़ना है इस बिजनेस में आगे, और आपने देखा गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है लॉजिस्टिक्स पे, नेशनल पॉलिसी आ रही है, तो ये एक अच्छा सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है। टीवीएस लॉजिस्टिक्स एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है उधर। तो चलिए, दो कंपनियों के बीच में ये डील हो सकती है। उसमें होगा ये कि गति लिमिटेड के जो प्रोमोटर है उनकी 24% के आसपास हिस्सेदारी वो बेचेंगे। 4% एक और दूसरी कंपनी के पास है जिसका नाम थोड़ा सा कठिन है, किंतेसु, हाँ, थोड़ा बोलना, हाँ, किंतेसु, हाँ, वर्ल्ड एक्सप्रेस, वो भी बेचेंगे। 25% के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। 100 रुपये के आसपास शायद डील हो सकती है, जल्दी होनी चाहिए। ये सारी खबरें गति लिमिटेड से रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्रिया आपका। गति के चार्ट्स देख लें। जरा बताइए कुणाल जी, क्या है सिचुएशन? मैंने जी देखिए, जैसे सवेरे भी हम चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि 85-86 रुपए के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस है, और वो स्तर पार होंगे तब इसमें नई तेजी बनेगी, और फिर शायद यहाँ पर 95 के भाव भी आ जाए। लेकिन आज आप देखें कि 85 के आसपास से ही इसमें कुछ सेलिंग का दबाव आया। मुझे लगता है कि एक बार के लिए इस काउंटर में 85 का लेवल अब पार होना बहुत जरूरी है, तभी नई खरीद की राय रहेगी। इन स्तरों पर नई खरीद नहीं करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है 80 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड करें। स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जो यस बैंक के बारे में थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, वो अब पहुंच गया 227.50 ये स्पॉट के आधार पर। आशु जी, रुक नहीं रहा है, ये 227.50 हो गया सर, 2.5% के आसपास की तेजी। तो रुक नहीं रहा तो दुखी क्यों रहे हो आप? तो चलना ही चाहिए। रुका हुआ है ना, वो जुबिलेंट फूड रुका हुआ है ना। देखो दोनों चार्ट एक साथ दिखाइए। एक मिनट रुकिए, रजत जी को दोनों चार्ट दिखाइए। एक तरफ जुबिलेंट का दिखाइए, दूसरी तरफ जैसे। अब और कैसे रुके? रुका हुआ है ना, ये तो रुक गया। डे लो पर है, दूसरा दिखाइए डे हाई पर है। अब इससे ज्यादा रजत क्या चाहते हैं? हम आशु जी से क्या चाहते हैं? मजा तब आया जब आशु जी ने बोलना शुरू किया था ना। अब ये यस बैंक की टाइमिंग देखिए। नहीं तो आशु जी भी सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए ऐसे सब प्रधानमंत्री जी के 1 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इससे ज्यादा क्या एडवाइस देंगे अभी इससे? बहुत बढ़िया, 227। आशु जी बधाई हो। क्या मतलब, अब तो आप रजत के अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफर करो, बस यही बाकी रह गया। मैं ये बोला था दिन भर 223, 224, 223, 224, जैसे उन्होंने बोला 227 पर। तो ये तो कॉम्बिनेशन ही तगड़ा है ना कि आशु जी की एडवाइस और जी बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। क्यों सर राजेश जी? हैं? हाँ कुणाल जी, कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी दो चीजें। हाँ आशु जी बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ जी। अनिल जी, एक तो पहले आपको जो आपने जिग्नेश शाह का इंटरव्यू लिया उसके लिए बहुत बधाई, रियली अप्रिशिएट। और आपने बहुत अच्छे से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। क्योंकि मैं ब्रोकर लॉबी रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मतलब मुझे उस नज़र से मैंने देखा तो मतलब इट वाज ए एक्सीलेंट इंटरव्यू। लेकिन एक आंसर नहीं मिल पाया सर कि पैसे गए कहाँ, क्योंकि गलती किसकी थी, कॉन्स्पिरेसी थी, गलती है, इन्वेस्टिगेशन है, सबके अराउंड होता रहा, लेकिन पैसे कहाँ गए वो नहीं पता चला। दूसरी चीज अनिल जी, आप अभी रजत के साथ बात कर रहे थे, जो ट्रैकिंग है अनिल जी आपके साथ रह के, मतलब आपका तो जैसे कुणाल जी बार बार मेंशन करते ही हैं। मैं आज सर सुबह डिम्पी को सुन रहा था, मतलब डिम्पी छुट्टी पे था और उसकी छुट्टी के दौरान मैंने सेल की कॉल दी थी, एंड आज वो सुबह सर वो सेल की कॉल मेंशन कर रहा था। सो आई थिंक दिस से समथिंग सर, ये लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंकर्स
मतलब सर आप एक डिफरेंट लेवल पे ले गए हैं। आई रियली अप्रिशिएट डिम्पी और रजत को भी, मतलब जिस तरह से वो ट्रैक रखते हैं। सर आपने इतना प्रेशर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी अकाउंटेबिलिटी कर दी है ना, हमें भी मजा आता है। और मतलब सही और गलत तो होते हैं, प्रेशर का एक और एग्जांपल है टू अ डिफरेंट लेवल। सो अनिल जी, हैट्स ऑफ एंड रियली अप्रिशिएट एंटायर टीम। सर प्रेशर का एक पता और नहीं मेरी तारीफ हो रही है, मतलब मेरी कंप्लेन नहीं है, प्रेशर का एक और कंप्लेन है, कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं बता दिए, आप भी बोल दीजिए लगे हाथ। अपोलो हॉस्पिटल जब राजेश ने दी थी हाँ और टारगेट हिट हो गया। नहीं सर ये व्यूअर के लिए तो कॉम्प्लीमेंट है सर। एक बार अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट दिखाइए, यहाँ पर रफ्तार देखिए 4.5% ऊपर है स्टॉक। दिन के उच्चतम से 1200 का टारगेट, राजेश लग गया 1200 या 1150 का लो। क्या बात है, वाह वेरी नाइस। अच्छा कुणाल जी हाथ खड़ा कर रहे थे, कुणाल जी कुछ कहना चाहते थे, मैं एक बार पहले कुणाल जी के पास चले चलूं। अनिल जी एक BTST कॉल मुझे देनी है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार कब से, मतलब बिल्कुल एकदम, मतलब वो YouTube के तहखाने में पड़ा हुआ है, निकालते हैं बाहर और बजाते हैं जल्दी से। BTST का बिल्कुल बताइए सर। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है सिप्ला में काफी अंतराल के बाद एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है और ये ब्रेकआउट 545 फ्यूचर के लेवल्स के ऊपर अभी आया है। सिप्ला में हम देखें काफी समय से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, काफी नीचे तक भी स्टॉक गया 490 और अब इसमें वापस से ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि वापस से 570 575 के लेवल्स आपको सिप्ला में आते हुए नजर आएंगे। 543 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है 543 पर। पहला टारगेट 558 रुपए का और दूसरा टारगेट 565 रुपए का होगा। बाय करना है सिप्ला। और साथ ही अनिल जी मैंने और राकेश जी ने आज सवेरे कॉल दी थी UPL में खरीदारी की चार्ट कॉर्नर में, तो उसमें हमारे लक्ष्य हासिल हो गए। सबकी आप सेल लगा रहे हैं, तो हमारी भी सेल लगाने का निवेदन। अरे बिल्कुल, UPL सील नंबर 1, सील नंबर 2। अनिल जी सील नंबर 1 है तो टारगेट हिट, UPL में टारगेट हिट, और एक कौन सा अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट हिट, वो भी लगाइए राजेश जी के लिए। लेकिन हाँ उसके बाद एक बार कुणाल जी जल्दी से बताइए वापस स्टॉप लॉस और टारगेट। सिप्ला का 565 दूसरा टारगेट है, राइट जी। 565 रुपए अनिल जी दूसरा लक्ष्य है, 558 रुपए पहला लक्ष्य है और 543 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। 543 स्टॉप लॉस, 558 565 दो टारगेट के लिए। कुणाल जी की राय जरूर सुनिएगा, मानिएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 2:30 बज गए, तैयारी 2:30 बजे की 2:45। आप जैसा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट को, आजकल तो मार्केट थोड़ा सुस्ती के माहौल में ही है, तो बस दोनों के बीच में कर लेते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा समय 2 मिनट दे दीजिए। चलिए, लेकिन बाजार पे जो तेजी है, मैं फिर से वही आपका ध्यान दिलाऊंगा कि आज IT शेयर्स में इन्फोसिस 3% ऊपर है और दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। TCS में भी 2.5% की तेजी और HCL टेक भी लगभग 1.5% ऊपर है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स आज उसमें हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा है, 1.5% की तेजी। राजेश जी एक बार देख के बताएं सर, चार्ट्स क्या बताते हैं? निचले स्तर से कुछ पिछले 3 दिनों का डेटा तो सुधरा होगा, अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प में अब जिस तरीके का मूव देखने को मिला, ये स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखा सकता है। करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। मैं मानता हूँ ये स्टॉक यहाँ से 2780 तक का मूव एक्सटेंड होना चाहिए। जिस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 2700 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट मुझे लगता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 2780 तक के देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ चलिए अब आपकी रणनीति ले ली जाए, क्योंकि बाजार पे एक्शन जो बढ़ता ही चले जा रहा है और दिन के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज हो रहा है। तो पहले बिगुल बजाइए, उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स, उसके बाद एनर्जी की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले यूएस फ्यूचर्स क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर एक तरीके से समझौता ही हुआ, क्योंकि डेडलाइन बढ़ा दी गई। 1 मार्च को एडिशनल टैरिफ लगाने की बात थी चाइना के ऊपर, लेकिन वो हुआ नहीं और ट्रम्प ने उसको बढ़ा दिया डेडलाइन को। अभी 1/4% के आसपास की बढ़त डाउ फ्यूचर्स पे देखने को मिल रही है और नैस्डैक भी 22 अंकों के आसपास की बढ़त। एशियन मार्केट से क्यों ले तो आज शंघाई का बाजार लगभग 5.5% चढ़ा है। तो 5.5%? हाँ, शंघाई 5.5% चढ़ के बंद हुआ है, बाकी सब आधे फीसदी से। शंघाई क्या हो गया शंघाई में? 4%? इसी का तो निपटारा हुआ ना, ये जो डेडलाइन थी उससे 4% बढ़ गया। अच्छा, ओहो, क्या बात है। 4.5% वंडरफुल, अच्छी तेजी देखने को। यूरोपीय बाजारों से संकेत देखते कैसे निकल रहे हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल जो कामकाज हो रहा है, कुछ ज़्यादा कोई बड़े क्यूज नहीं मिल रहे हैं। ठीक ठाक पॉजिटिव टेरिटरी में ज़्यादातर मार्केट जो है वो कामकाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्रूड क्या कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट था वो क्रूड का ही था, लगातार चढ़ रहा था, लेकिन आज के सत्र में यहाँ पर दबाव है। 1/4% के आसपास की गिरावट और $67 के नीचे ब्रेंट क्रूड पहुंचा है। 66.93 फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट पे ब्रेंट के प्राइसेस हैं और रुपया आज एक नैरो रेंज पे कामकाज कर रहा है। शुरुआत मजबूत हुई थी, उसके बाद फिर थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन अभी भी 71 के लेवल पे, 71 के लेवल पे मजबूत है।
तो चलिए मतलब माहौल ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एशियन मार्केट्स तो एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोज कर एशिया अच्छा है। हाँ, डाउ फ्यूचर सुबह 111 पॉइंट ऊपर थे, अभी 60 है, लेकिन फिर भी है। और वैसे भी आजकल हम कौन सा ज़्यादा देख रहे हैं इनको, तो करेंसी ठीक है, कच्चा तेल ठीक है। तो पहले क्या चाहिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी? पहले निफ्टी सर। पहले निफ्टी, ओके। 10,855 ये है लेवल इस वक्त कैश का, ठीक है। पहली चीज़ 10,800 के नीचे बंद नहीं होगा, ये बेहद साफ है, ठीक है। दूसरी चीज़, पूरी संभावना है कि यहाँ से लेकर बंद तक थोड़ी और बढ़त बनाए बाजार, तो 10,875 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 10,875, 10,890 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 10,850, 10,860 की रेंज में एंट्री करनी चाहिए। 10,825 के लिए और जगह रखें, अगर वहाँ आता है वहाँ और फ्रेश खरीदारी करें। आपका स्टॉप लॉस होगा आज के लो का 10,788 का, और कल का क्लोज भी 10,790 है। तो बेसिकली कल के क्लोज के आसपास या लाल निशान में फिसलने लगे तो ही आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, अदरवाइज 10,825 पे भी लेना है, अभी भी लेना है। 10,875 से 10,890 की रेंज में आज ही आप प्रॉफिट बुक करें, ये राय है निफ्टी पर। एक्सपायरी हफ्ते में तेजी के और सुबह भी आज हमने खरीदारी की राय दी थी। सुबह हमारा बहुत क्लियर कट बोल्ड कॉल था, जहाँ खुले वहीं खरीदिए। 10,850 से लेकर 10,875 तक की रेंज के टारगेट हैं, लगभग उन लेवल के टारगेट तक आता हुआ दिख रहा है। चलिए, अभी भी 10,875 का टारगेट है और 10,890 ये दूसरा टारगेट है। डिप में मिल जाए तो और बेहतर, यानी यहाँ से लगभग 20-25 पॉइंट नीचे मिल गया तो और खरीदारी कर सकते हैं। उसके लिए इंतजार न करें, वहाँ उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें, अगर वहाँ तक आता है तो थोड़ा और ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, अभी खरीदिए और साथ में अगर नीचे आता है तो थोड़ा और खरीद लीजिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है वो आज के लो के आसपास। प्रॉफिट बुकिंग 10,875 से 10,900 के बीच में करनी है। 10,890 से 10,875 से 10,900 ठीक है, 10,875 से 10,900 के बीच में मुनाफा वसूली कर सकते हैं, यानी कि तेजी के संकेत है, मार्केट्स और तेज हो सकते हैं। आज अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 10,800 के पुट में 13 लाख शेयर जुड़ गए, 10,900 में भी 4 लाख शेयर जुड़ गए, जबकि आप वहाँ से दूर हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है थोड़ा बाजार में तेजी की तरफ। एक्सपायरी के हफ्ते में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के आसार दिख रहे हैं, बड़े मुंह नहीं आएंगे लेकिन कमज़ोर नहीं होगा, ये दिख रहा है। और ऊपर से आज इंडेक्स के स्टॉक्स में तो कमाल हुआ है, 3-3% ऊपर आ गए सभी स्टॉक्स। तो ठीक है, 10,900 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हैं निफ्टी, और 10,790 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और 10,900 तक के टारगेट से सेकंड टारगेट होगा 10,900, पहला है 10,875। तेजी बढ़ सकती है। अच्छा, निफ्टी बैंक पे पहले वो बताऊं कि सुबह आपने क्या बोला था, क्योंकि एक्शन में तो ये है सुबह खरीदने का बोला था, खरीदने। एक बार सुन लेते हैं। 27,100 का टारगेट था, सुन लीजिए। चलिए एक बार सुनते हैं कि निफ्टी बैंक पे क्या बोला गया था सुबह बाजार खुलते। 26,935 पे खरीदिए, 27,000, 27,050 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आज 26,850 का। तो एक तो जिसको पहली टिक पे छोटे मुनाफे के 50-75 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, उसको बैंक निफ्टी खरीद लेना है खुलते ही। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये हमारी राय है। 27,000 का पहला टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल पर बनेगा, उसके बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 26,992 हाई लगाया है, और 10,825 जो ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है। तेजी बनाने की सलाह थी और 26,850 का स्टॉप लॉस था। आप खड़ा है 27,100 के लेवल पे। जोरदार तेजी बढ़ेगी क्या? हाँ बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सिर्फ यही कि 27,100 आपका पिछले हफ्ते का हाई है, एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा है स्पॉट में। थोड़ा सा 27,100 के ऊपर टिकने दें, फिर फ्रेश खरीदारी करें। एक चीज़ साफ दिख रही है रजत, वो ये कि इसको 27,000 के नीचे आज बंद नहीं होना। उसकी 2 वजह बता दूं। पहला, 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 27,000 के पुट में जो हाईएस्ट है, और उसमें 4 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो दमदार तेजी की पोजीशन आज बैंक निफ्टी में बनी है। पॉइंट नंबर 1, 27,000 के ऊपर टिकते ही जो 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 27,000 पे, ये शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, और ये शॉर्ट कवरिंग करवाएगा तो फिर आप 27,150, 27,200 तक तुरंत आज ही जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप 27,100 के ऊपर थोड़ी देर के लिए टिकें। तो आपको करना क्या है, अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अभी यहाँ पर खरीदारी कीजिए, अदरवाइज 27,100 के ऊपर टिक जाने दीजिए, फिर खरीदारी करनी ठीक है। फ्रेश खरीदारी करने के लिए 27,050 परफेक्ट लेवल है, तो 27,050 से 27,100 की रेंज में खरीदारी करनी है। 27,150, 27,200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस का लेवल 27,000। चलिए 27,000 का पहले लगाइए स्टॉप लॉस, उसके बाद 27,050, 27,100 ये अच्छी बाइंग रेंज है, इसमें मिल जाता है निफ्टी बैंक तो खरीद लीजिए। 27,150 से 27,200 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी जो है वो और बढ़ सकती है। लेकिन जो निफ्टी बैंक में सारे स्टॉक्स सभी के सभी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, कोई भी नहीं गिरा, अच्छी बात है। और जो निजी क्षेत्र में पार्टिसिपेशन उसमें यस बैंक तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तेज, इसके अलावा आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहाँ से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग आता हुआ नजर आया। डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बहुत बढ़िया डेटा बने। क्यों राजेश जी, है ना, बढ़िया मजबूत दिख रहे हैं ना।
जिस तरीके का मोमेंटम है मुझे लगता है कि एक्सपायरी अच्छी तेजी में अच्छी एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है। 27,300 तक के लेवल भी देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी में। चलिए, अच्छा है। डेटा कितने मजबूत बन रहे हैं बताने के लिए थोड़ी देर में नितिन जी ऑप्शन वाले जुड़ेंगे हमारे साथ, तो वो भी बताएंगे। और नितिन जी ने सुबह वादा भी किया था एक नई कॉल भी देंगे आपको, ओके, तो वो भी आने की तैयारी में थोड़ी देर में। लेकिन जो बैंकों पे बात की है, जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उस पर एक रिएक्शन कुणाल जी आपकी ओर से भी, ये जो इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक या फिर RBL बैंक एक्सपायरी हफ्ते में भी और तेजी बढ़ेगी, तो कौन सा बैंक चुनेंगे सर? देखिए, RBL बैंक की अगर बात करें रजत, मुझे लगता है कि चार्ट पे सबसे अच्छा स्ट्रक्चर इसका है। केवल एक रेजिस्टेंस है जो 583 रुपए के आसपास है, ये पार होते ही इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और आपको इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो 583 के ऊपर अगर RBL को खरीदते हैं तो मुझे लगता है 610 615 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो इन तीनों में से सबसे मजबूत जो है वो RBL लगता है, जिस तरह के बाइंग पिछले कुछ दिनों में हुई है। चलिए, तो RBL बैंक यहाँ पर नजर रखें, अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो एक BT-STT कॉल आ रही है राजेश जी की, फटाफट से वो भी देखते हैं। पहले बिगुल बजाइए, उसके बाद देखते हैं अभी एक और BT-STT कॉल। बताइए राजेश जी। रजत जी, बाय करने की सलाह है वो है ग्रासिम पे। ग्रासिम में देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरीके का फॉर्मेशन देखा, स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, लास्ट 3 वीक का कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 800-810 की तरफ मूव होना चाहिए। तो 779 पे बाय करना है, 770 स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट होगा 800 और दूसरा टारगेट होगा 810। 800, उसके बाद 810, ये फ्यूचर के लेवल हैं जहां पर आपको ये टारगेट रखने हैं 800 और 810। इसके अलावा अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 770 यानी कि 770 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ग्रासिम को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ग्रासिम एक और BT-STT कॉल जहां पर जो एक्शन है वो तेज हो सकता है। एक यहाँ पर अभी NMDC के ऊपर फ्लैश आया था, उसने लंप आयरन जो आयरन ओर है उसके जो प्राइसेस हैं वो तय किए हैं। एक बार प्राइस अगर मैं दोबारा देख पाऊँ तो, लेकिन उससे पहले स्टॉक पे रिएक्शन निश्चित रूप से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। 97.10 के लेवल पे लंप ओर के दाम जो है वो 3,000 रुपये प्रति टन तय किए गए हैं। एक बार कुणाल जी चार्ट देख के बताएं सर, NMDC 97 के लेवल पे कैसे नजर आ रहा है? बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो एक रेंज में काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है रजत, और मुझे लगता है कि जब ब्रेकआउट आए तभी इसको खरीदिए। इस काउंटर में 97 रुपये 70 पैसे 98 मान लीजिए। 98 पर रेजिस्टेंस है, 97 का भाव है। 98 के ऊपर निकला, क्लोज दिया, तभी इसको बाय करना चाहिए, अन्यथा इसको मौजूदा स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। इनफैक्ट जिन्होंने लॉन्ग ले रखे हैं मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए। चलिए, फाइन ओर की जो कीमतें हैं उसमें 400 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है और ये 2,760 के लेवल पे पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो NMDC पे आप नजर रखें। लेकिन एक और सेक्टर नहीं, ग्रुप के स्टॉक्स हैं, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में टाटा मेटालिक्स और टाटा स्पॉन्ज, ये दोनों ही स्टॉक्स आज बहुत एक्शन में हैं। राकेश जी, सवाल आपसे होगा सर, टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स, कोई स्टॉक आपको समझ में आ रहा है अभी तकनीकी तौर पर जहां पर तेजी बढ़ सकती है? दिन के उच्चतम स्तर पे हैं दोनों स्टॉक्स। देखिए रजत, टाटा मेटालिक ने नीचे में 585 के अराउंड एक सपोर्ट लिया है और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला है। 611 के अराउंड चल रहा है। किसी ने ले रखा है तो मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए। 625 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि रजत यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के नई पोजीशन ली जाए। टाटा स्पॉन्ज ने भी अगर आप देखें तो 685 के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया है, वहां से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और टाटा स्पॉन्ज 750 तक ऊपर में जा सकता है। 750 से जा सकता है, तेजी जो और बढ़ रही है। और इसी मिड कैप कैटेगरी में KEC इंटरनेशनल, बहुत समय बाद इसकी चर्चा हो रही है, 250 के लेवल को क्रॉस कर रहा है। राजेश जी, आपसे होगा सवाल, KEC इंटरनेशनल बताएं सर, 250 के लेवल पे, 251 के जोन पे क्या करना चाहिए? ये देखिए, स्टॉक में जिस तरह का करेक्शन था पिछले 3 वीक से, ये स्टॉक ने 235 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन किया और स्टॉक ने उस बेस को होल्ड करके अब यहाँ से जिस तरीके का आज मूव देखने को मिला, तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 258 259 की जोन में थोड़ा सप्लाई प्रेशर है, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि इसका बेस फॉर्मेशन कंफर्म होगा और फिर ये स्टॉक एक बड़ी तेजी की तरफ मूव कर सकता है 280 की तरफ। सो अभी किसी ने नीचे में बाय किया है तो उसके लिए पहला जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा वो 258 के आसपास रहेगा। पार्ट प्रॉफिट वहाँ बुक करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है उसका तो फिर मुझे लगता है कि फिर पोजीशन होल्ड करके 280 की तरफ भी जा सकता है स्टॉक, तो वहाँ बुक करना चाहिए फाइनल प्रॉफिट। एक बार टायर कंपनियां देखते हैं, खासतौर से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये पिछले सत्र से ही एक्टिव हुआ था। ये स्टॉक आज अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर भी था, खरीदारी की सलाह भी दी गई थी और आज सुबह कॉल्स भी थी जहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बोला गया था कि तेजी बनाइए 2.25%। ये शुरुआत इसकी नेगेटिव जोन पे हुई थी, लेकिन अब 870 के लेवल पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है वो कामकाज कर रहा है। कुणाल जी, आपकी कॉल थी क्या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज?
देखिए मुझे लगता है कि रजत इसमें एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बालकिशन नीचे के लेवल से काफी अच्छा रिकवरी दिखा चुका है, रेजिस्टेंस फेस करेगा 880 रुपए के आसपास, अभी 870 का भाव है, तो 880 में एक और ब्रेक लेवल है। 880 पार होगा तो फिर इसमें 950 तक का एक मोमेंटम बन सकता है, लेकिन उसके लिए 880 का पार होना जरूरी है, जो कि बड़ी चुनौती है। तो ओवरऑल जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें, 850 का स्टॉप लॉस रखें, 880 के ऊपर नई खरीदारी करनी चाहिए। पिडिलाइट ये स्टॉक पलटा है आज, नेशनल रिसोर्सेज में खरीदारी है, वायदा कारोबार पे अच्छा एक्शन। राजेश जी डेटा पॉजिटिव हुआ, ये कैरी कर सकते हैं ट्रेड, किसी के पास पोजीशन हो, या फिर इसको यहीं पर ही वाइंड अप करना होगा 1104 के लेवल पे? देखिए जिस तरीके का मूव आया है मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1115 के आसपास इसमें हर्डल है स्टॉक में और ऑलमोस्ट वहाँ तक मूव हमने देख लिया है। सो अब ये नया फ्रेश यहाँ से तेजी मुझे लगता है 1115 के ब्रेकआउट के बाद ही होगी। जिन्होंने नीचे में लिया उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फ्रेश वापस बाइंग जो 1115 का लेवल जब क्रॉस करे तो वहाँ से बाय करना चाहिए। फिर मुझे लगता है अगर ये स्टॉक 1115 का ब्रेकआउट दे देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर स्टॉक में एक तेजी और कंटिन्यू होगी जो इसको 1140 1150 के जोन में ले जा सकती है। तो जिन्होंने नीचे में लिया उन्हें यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ी देर पहले रेमंड की बात कर रहे थे, 3% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी लगभग 15-15.5% का इजाफा रेमंड पे। बिल्कुल, पिछले सत्र में भी खरीदारी थी स्टॉक। हाँ, बहुत सारी खरीदारी, बहुत सारा एक्शन हो रहा है। थोड़ी देर में इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो जोड़ लें नितिन जी को। आप अभी जोड़ गए तो जोड़ लें। हाँ, नेकी और पूछ। तो आइए बात करते हैं नितिन जी ऑप्शन वाले से, तो पूछते हैं उनसे भाई कि अब ऑप्शन में क्या एक्शन, कहाँ क्या होता हुआ दिख रहा है। एक्शन ज़बरदस्त होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नितिन जी कुछ तो बताएंगे। और आज सुबह वो बोल के भी गए थे भाई कि हम ऑप्शन की स्ट्रेटजी आज दोपहर में दूंगा। तो अभी हमारी जो टीम है उनसे फोन लाइन अभी कनेक्ट कर रही है, लेकिन उससे पहले देखिए आज टेक्सटाइल्स तेज हैं, वहाँ पर अच्छा एक्शन है। वायदा कारोबार में सीमेंट कंपनियां आज यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे अल्ट्राटेक देखिए या फिर अभी जो पहले ग्रासी में बात हुई श्री सीमेंट, यहाँ पर भी 2% के आसपास की तेजी बन रही है। कुणाल जी, ये सीमेंट एज अ पैक आज नेशनल स्टोर से अच्छी खरीदारी दिखा रहा है सर, ये कोई स्टॉक आपको समझ में आ रहा है? देखिए जिस स्टॉक का नाम अभी आपने लिया रजत, मुझे लगता है श्री सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पर। यह बात और है कि इस काउंटर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती, लॉट जिस तरह का फ्यूचर में ट्रेड होता है लिक्विड है तो। लेकिन अगर श्री सीमेंट को आप डिलीवरी में लें तो मुझे लगता है कि इसमें 17,500 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो 1,000 रुपये की तेजी की गुंजाइश दिखती है। ग्रासिम जिसकी बात अभी पालिया जी ने करी, इसमें भी एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ग्रासिम और श्री सीमेंट दोनों काउंटर्स बहुत अच्छे हैं। ग्रासिम में डबल बॉटम पैटर्न डेली चार्ट पर बनाए ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है ग्रासिम और श्री सीमेंट चुनना चाहिए। नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा पूछते हैं उनसे कि कौन से ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है। बहुत ही कम प्रीमियम में आपके पास मौका होगा ट्रेड करने का। बिल्कुल बजाकर नितिन जी ऑप्शन वाले। अब तक तो कुणाल जी बंसल जी दिल्ली वाले होते थे, नाम बहुत बढ़िया है। नितिन जी पहली बार नितिन जी का सरनेम ऑप्शन वाले हो गया है। तो पहले एक ज़माने में यहाँ पे जो हमारे मुंबई में पारसी कम्युनिटी है ना, उसमें सरनेम ऐसे रखे जाते, मालूम तुम्हें? नहीं मालूम है? जिस बिजनेस का वो जिसका बिजनेस कर रहे हैं, बेरिंग का बिजनेस कर रहे तो बेरिंग वाला, बाटली वाला, दारू, हाँ ये ऐसे ही रखे हैं सीरियसली। अच्छा, हाँ, मजाक नहीं है। राजेश जी पूछो। इसी तरीके के सरनेम। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह का बिजनेस, तो नितिन जी के लिए भी पीछे नितिन जी ऑप्शन वाले तो नितिन जी ऑप्शन वाले हो गए। नितिन जी नमस्कार, बताइए सर, पहले तो कोई पुरानी पोजीशन है उस पर अपडेट देना चाहें तो बता दीजिए। पुरानी पोजीशन मान लीजिए 10,800 की कॉल ऑप्शन हम कैरी कर रहे थे फ्राइडे से, और उसके टारगेट्स अचीव हो गए। 95 के टारगेट लिए थे, करीब 62-63 के आसपास हम लोगों ने कॉल ऑप्शन ली थी। करेक्ट। तो वो टारगेट अचीव हो गया, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट जो डेटा बन रहा है वो निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग डेटा बन रहा है, तो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड एक्सपायरी 10,900 के ऊपर ही होनी चाहिए। और एक मैं डेटा हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है, बोलिए। सब में आज 7-8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। लाइक इन्फोसिस में 15%, आईटीसी में 16%, टीसीएस में 7%, एलएनटी में 13%, रिलायंस में 9%। तो इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर करंट मंथ में इंक्रीज हो रहा है और जस्ट एक्सपायरी के पहले है, इसका मतलब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और पॉसिबिलिटी है कि 10,950 तक हम जा सकते हैं। तो अगर नया ट्रेड लेना है तो 10,900 की कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 10,800 की कॉल ऑप्शन होल्ड भी कर सकते हैं। समरी ये है कि व्यू पॉजिटिव रख के ट्रेड करना चाहिए, 10,950 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। चलिए 10,950 के
टारगेट्स रहेंगे स्पॉट के आधार पर, निफ्टी पे आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेड करना है तो 10,800 की कॉल जो ले रखी है उसको होल्ड करें, नहीं तो फिर 10,900 की कॉल भी तो खरीदें। ये आपके पोल की शुरुआत का तो पहला टारगेट तो आ गया निफ्टी की एक्सपायरी के पोल का। पोल बनाने में दिक्कत ये होती है कि जैसे ही वो दिन नजदीक आते हैं ना, अपनी वजह से वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, तो उससे पहले बाजार या तो रनअप बहुत दिखा चुका होता है या फिर गिर बहुत चुका होता है, तो उसके बाद ना कॉन्ट्राव्यू लेना आप पड़ता तो है। उन 2 पोल दिनों में बुधवार को करवाएंगे, बुधवार को सामने पेश करेंगे। बुधवार को। चलिए, तो बुधवार को रजत बताएंगे एक्सपायरी कहाँ होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेकिन नितिन जी, आज सुबह भी आप बच गए, आपने एक भी फ्रेश कॉल दिया नहीं, अभी तो देना पड़ेगा। अब कैसे बचेंगे? आपने सुबह कहा था कि शाम को दूंगा मैं। यानी जी अभी देता हूँ एक और अपडेट आईसीआईसी बैंक की कॉल अच्छा, ऑप्शन। बताइए। हाँ, 55 की वो होल्ड करेंगे और कैरी करेंगे, और इसके अलावा नई इसकी 760 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेंगे। कौन सा? किसकी लेंगे? एक मिनट, किसकी? इन्फोसिस। ओके, 760 स्ट्राइक की 760 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। 5 रुपए का मार्केट प्राइस है, 10 रुपए का टारगेट होगा, 2 रुपए स्टॉप लॉस होगा। ओहो, इन्फोसिस ये तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जहाँ तक मेरे ख्याल है 3.25% मजबूत है, 15-16%, 42 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ये इंटरेस्ट। अच्छा नितिन जी, ये आप भी बोल रहे थे, ये चीज़ मैं सोच ही रहा था, आपने इसको बोल दिया कि कई सारे दिग्गज स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट बना है। तो क्या ये 2 चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है? पहला तो है कि ट्रेडर्स एक्सपायरी के हफ्ते में मैदान में कूद रहे हैं, और दूसरा जो कूद रहे हैं वो तेजी की तरफ ज़्यादा है। देखिए, प्राइस मोमेंटम देख के तो यही लग रहा है अनिल जी, और अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी तेजी से लॉन्ग बिल्डअप जा रहा है। तो एक तो निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप है, उसके बाद क्या है, जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं उसको कवर करने पर उसमें तो ये क्या है कि शॉर्ट काटने की वजह हम वापस से लॉन्ग कर लिया, तो नेट न्यूट्रल हो गया, तो ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ती चली जा रही है, और फर्दर और लॉन्ग एडिशन भी हैं। तो मेरा कहना है कि हम 800 पे तो नहीं आएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको एक्सपायरी वीक में मिल सकती है। ठीक बात है। तो चलिए, ये है तेजी की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है, और इस हिसाब से तेजी की संभावनाओं में बने रहें, और यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। 10,950 तक के टारगेट निफ्टी में आ सके, ये इंटरेस्टिंग है। तो तेजी होनी चाहिए। शुक्रिया नितिन जी, अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए, तो इन्फोसिस की कॉल ले लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है, 60 की कॉल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। लेकिन ये जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी अब रफ्तार जो है वो और तेज़ हो रही है, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कल्पतरू पार, ये देखिए आप, यहाँ पर एक्शन तेज़ है। कल्पतरू पार 373, 374 के जोन्स पे अब कामकाज होना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ मैग्मा फिनकॉर्प फिर से रेडार पर आ गया। यहाँ पर 106 के आसपास फिर से ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मूव जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही डेवलप होता हुआ नजर आया है। एक स्टॉक है डीसीबी बैंक, यहाँ पर तेजी के सौदे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और बॉम्बे बर्मा, इस स्टॉक में भी अब दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही तेजी बनती हुई नजर आ रही है। डीसीबी बैंक, राजेश जी एक बार देख के बताएं सर, ये जो बैंक्स में तेजी है उसमें बेनिफिट उठा गया आज ये स्टॉक अच्छी तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पे। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह का मोमेंटम आया, मुझे लगता है इसमें 3-4 रुपए और बढ़ना चाहिए। 182, 183 का जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये 182, 183 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट बनेगा, जो इसको स्टॉक को फिर 200 तक भी ले जा सकता है। तो हमें देखना होगा कि जिस तरीके का आज मूव आया, ये कंटिन्यू रह के अगर 183 के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर एक फ्रेश तेजी भी इसमें देखने को मिलेगी, जो 200 तक इसको लेके जा सकती है। सो करंट लेवल पे मुझे लगता है कि अगर किसी का ऑलरेडी होल्ड है तो उसको बाय किया हुआ है तो होल्ड ही रखना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, ये दिखाता है कि 182, 83 जो लेवल हम मेंशन किया वो उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, और ये स्टॉक में और फ्रेश तेजी आनी चाहिए। सो होल्ड रखें इस पोजीशन को, और किसी को ट्रेल करना है स्टॉप लॉस तो 175 का ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस पोजीशन का, और एग्जिस्टिंग फ्रेश पोजीशन नहीं किसी को लेनी तो 183 के बाद लें 195, 200 के टारगेट के लिए। अच्छा आशुष जी, जिस किसी ने आज दोपहर में 2-2:15 बजे जिसने आपके दर्शन किए, उसको तो पैसा बन गया। एक मिनट, यस बैंक का लोड साइज बताना जरा। राजेश जी बता रहे हैं, राजेश जी आप भी बता सकते हैं। 224 रुपये दाम चल रहा था, अभी 230 के आसपास आ गया, 229, 230, 4-5 रुपये तो कम से कम बन ही गए हैं। 1750 तो 3500, मतलब 7-8 हज़ार, तो 8-10 हज़ार रुपये बन गए हैं। तो जिनके 8-10 हज़ार रुपये बन गए हों अभी अभी थोड़ी देर में, उनको क्या करना है? अनिल जी, मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर ये 230 क्रॉस कर गया अभी और 5 मिनट भी रुक गया तो सर ये 240 का भाव भी बन जाएगा इसका। तो मैंने तो एक्सपायरी तक के लिए सर थोड़ा सा पोजिशनल दिया था कि ये धमाल मेरा मिनटों वाला नहीं होता सर। मेरे में इतनी वो कुणाल जी और राकेश जी जैसी वो मेरे पास कंपस नहीं है
बट मेरा तो सर ये थोड़ा सा पोजिशनल था, बट अभी भी 230 के ऊपर ये निकल जाएगा तो ये 240-45 का भाव भी हो सकता है। इसलिए अनिल जी मैंने दोबारा से रिपीट करके रिविजिट करके बोला था कि धमाल कर सकता है, इसमें लॉन्ग रहना चाहिए, इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। सर 5-7 हज़ार तो हम बीच बीच में बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब बड़ा पैसा बनने का मौका है तो बड़ा पैसा क्यों नहीं बनाना चाहिए। नहीं, भले आप में कुणाल जी और राकेश जी जितनी वैसे फटाफट स्टॉक वाली काबिलियत ना हो, लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी आप कुणाल जी और राकेश जी के साथ शो करेंगे ना तो उनके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है ना, उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। जो लोग लंबे लंबे टारगेट देते हैं ना, उनके टारगेट भी जल्दी जल्दी हासिल हो जाते हैं। ये कुणाल जी और राकेश जी बोलिए। सर उसी वाइब्रेशन की वजह से आज शाम को पर्सनली मिल रहा हूँ कि थोड़ी वाइब्रेशन और ज्यादा मिल जाए। क्या बात है, वाह, आज तो फिर मतलब वो गजब। हाँ राकेश जी क्या कह रहे हैं बताइए। अनिल जी मेरा एक प्रश्न है आशु जी से। आशु जी ने बोला कि उनके पास मेरे और कुणाल जी जैसी कंपास नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इनका रिग्रेट है कि इनकी कंप्लेंट है। बताइए सर। नहीं अनिल जी, ना ये रिग्रेट है ना ये कंप्लेंट है। मेरा अपना डाटा और मेरे अपने लॉजिक है और साथ में स्क्रीन है, जो कि आजकल आप मेरे सारे ट्रेड सीक्रेट समझ गए हैं। ऊपर से मैं किस किस को कैसे कैसे यूज करता हूं वो भी समझ गए हैं। आप लीडरशिप क्वालिटी भी समझ गए हैं। मुझे कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा। अनिल जी मैं तो एक जनरली एक एंकर, एक दिन का एंकर बना दो सर। मैं तो शो करना चाहता हूं क्योंकि चार्ट्स को, मेरा तो चार्ट से सर 36 का आंकड़ा है वैसे ऑनेस्टली। कसम से बना देता मैं, अगर मेरी नौकरी खोने का डर नहीं होता ना मुझे, तो पक्का बना देता मैं। मतलब कहीं कोई मैं है ना थोड़ा एक बार पहले कुछ चार्ट या लॉजिकल एक्सपर्ट टाइप का मैं सीख लूं, एक बार मैं सीख लूं, उसके बाद मैं आपको एंकर बनाने की रिस्क लूंगा, उसके पहले नहीं लूंगा। नहीं सर, आप बहुत सीखे हुए हैं। नाम अच्छा है वैसे 36 का आंकड़ा। लेकिन इस बीच देखिए 36 का आंकड़ा एक और है, यस बैंक और जुबिलेंट फूड में। हाँ अच्छा, यस बैंक दिन के स्तंभ सर पे, जुबिलेंट फूड नहीं देखा दिन के निचले स्तरों पर, और दोनों ही दो से सब। इसलिए मैं बोलता हूँ आशु जी आए तो दर्शन कर लिया करो। और तेजी के तारक और मंदी के संहारक दोनों ही हैं आशु जी। जहाँ मौका लगे दोनों तरफ से देखिए, दोनों एक दिन के एकदम लोएस्ट लेवल पर, एक दूसरा दिन के एकदम टॉप लेवल पर ट्रेड करना, वंडरफुल ट्रेड। ये मतलब ये मानना पड़ेगा आशु जी, बड़ा कमाल का ट्रेड है, खासतौर से तब जबकि मजबूती का बाजार है, डेज हाई पर चल रहा है। चलो एक बार मान भी लें कि येस बैंक में तो थोड़ा बहुत सपोर्ट बाजार का मिला हो, लेकिन जुबिलेंट फूड तो बाजार के ट्रेंड के विपरीत दिन के लो पॉइंट पर जाकर ट्रेड का। ये भी पोजिशनल कॉल है, ये आज के लिए ये मामला। अनिल जी ये तो मेरी तो बहुत लंबी कॉल है सर। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि जुबिलेंट फूड, सर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सबके हैं, और जुबिलेंट फूड किसी टाइम पे अच्छा था, आज भी अच्छा है सर। मेरा सिर्फ उससे जो डिस्कनेक्ट है वो वैल्यूएशन से है और मॉडल से है। मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर। मैं ये लॉजिकल मॉडल पे काम करता हूँ, और अगर मेरा स्ट्राइक रेट 80% है तो मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगा सर। और भी सुमित हमें एक डेटा भेजे हो कि 2019 में मार्केट ने जितना नुकसान किया था आज वो पूरा कंप्लीट कर लिया वापस। आज 2019 सिर्फ इस साल का देखें तो मार्केट हरे निशान में आ गया है, ये होता हुआ दिख रहा है। और हरे निशान में जब आता हुआ दिख रहा है तो मैं भी एक सोच रहा हूँ कि कल के 2000 वाला काम कर लिया जाए क्या। तो पहले आप कॉल देंगे तो कल की 2000 की या सुमित हमारे साथ पहले सुमित से ले लीजिए, मैं थोड़ी देर तक, हाँ तब तक आप नहीं अगर आपकी अभी तैयार है तो लोगों को तैयारी कर लीजिए, जैसा आप बोले, मैं तो तैयार हूँ। हाँ नहीं तो फिर पहले आपकी कॉल से पहले कमाई का मौका नहीं छूटना चाहिए किसी भी तरीके से। चलिए पहले कल के 2000 का बिगुल बजाइए, उसके बाद देखते हैं कौन सी कॉल आने वाली है जहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। बताइए सर। खरीदारी करने की राय है। तो खरीदारी तो करेंगे बाजार। और आमतौर पर जब मैं क्लोजिंग वाले शो में होता हूं तो मैं इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूं स्टॉक के बजाय। अच्छा 27,110 ये है निफ्टी का कैश लेवल, यहां पर खरीदारी करने की राय है। 27,110 27,115 की रेंज में बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहां पर इसे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 27,025 का, ठीक है। 27,025 का स्टॉप लॉस लगाइए। 27,150 27,200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस में थोड़ी देर बाद रिवाइज करके ऊपर करूंगा, 27,050 का भी करूंगा। वैसे जिसको रिस्क कम लेनी है वो 27,050 का भी लगा सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ से 27,150 27,200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही मजबूत डेटा बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी का, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से 50 से 100 पॉइंट और तेजी से चलने को तैयार है। वैसे आप चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, इतना स्लो स्टडी प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन, ये उस तरह का एक्शन बताता है कि कोई आराम से धीरे धीरे जमा कर रहा है,
कि बस मुझे लेना है, दिन भर में जितना मिलता जाए लेते जाओ, मिलता जाए लेते जाओ, ये उस तरह की स्क्रीन दिख रही है मुझे। पिछली बार जो अभी आप थोड़ी देर पहले टारगेट दे रहे थे वो 27,000 का स्टॉप लॉस दे रहे थे, 27,000 का स्टॉप लॉस बढ़ा के आपने 27,025 का कर दिया। हाँ हाँ, अभी थोड़ा और ऊपर आ जाए फिर 27,50 फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ये 27,150 पहुंचेगा फिर आपका स्टॉप लॉस 27,050 हो जाएगा। तो 27,150 27,200 तक जाने की तैयारी, तो जिनको 50-100 पॉइंट बनाने हैं बैंक निफ्टी पे, उनके लिए ये कल के 2,000 है, आराम से बन जाएंगे। ये जो आप बोल रहे हैं डेटा बहुत पॉजिटिव, कन्विक्शन बहुत किसी ऑप्शन के थ्रू निकल रहा है कि हाई लेवल का कन्विक्शन है। और 27,000 के पुट पर जिस तरह का डेटा बना है, राजेश जी वेरीफाई कर सकते हैं, लाइव डेटा देखते हैं, 4-5 लाख शेयर जुड़ चुके हैं वहाँ पर पुट में, राइट? बैंक निफ्टी में आज ही बहुत मजबूत डेटा बन रहा है और ये आज कल के अंदर अंदर ये 27,200 दिखाने की तैयारी में। अच्छा, हाँ, हो सकता है वहाँ भी ना रुके, वैसे रुकना नहीं चाहिए वहाँ भी, लेकिन अच्छी तेजी के साथ बढ़ने को तैयार हो रहा है। 27,114 के लेवल पे तो पहुंच गया, स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी बैंक पे। और जो नेक्स्ट टारगेट बैठ रहा है वो 27,150 है, उसके बाद 27,200 का टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस अब 27,025 ये आपको कैरी करना होगा। और जब 27,150 के ऊपर निकलेगा तो उसके बाद स्टॉप लॉस को रिवाइज करते चलें, ट्रेल करते चलें, ऐसे बोलते हैं। कि जो एक्शन आप जो निफ्टी बैंक बोलते चले जा रहे थे, यस बैंक दिन के उच्चतम से पहुंच गया, आरबीएल बैंक जिसके बारे में बात कर रहा था वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार राजेश जी HDFC बैंक बताएं सर, 2121 इस लेवल पे क्या किया जाए? 30 पॉइंट तो मिल गया आज ही इसी एक मिनट HDFC बैंक पे राय ले, उससे पहले एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ी ये हुई कि बाई करना था निफ्टी बैंक। नहीं, वो तो बाय करना था। राकेश जी कह रहे हैं कि मुझे भी बैंक निफ्टी बाय करना है, तो राकेश जी के लिए पहले एक बार चार्ट का बिगुल बजाइए BTST का। चलिए तो BTST का बिगुल बजाइए, 27,130 हो गया। बिगुल तो बजाओ BTST की। अरे राकेश जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अभी आपका मैसेज अभी देखा, तब तक मैं देखिए मतलब रुक ही नहीं रहे थे, वो बहुत तेज था सर निफ्टी बैंक। हाँ, वो ग्रेट माइंड थिंक अलाइक ऐसा। तो राकेश जी के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ अपनी भी मैं तारीफ कर लूँ, राकेश जी तो है ही ग्रेट माइंड। राकेश जी बताइए। देखिए अनिल जी, जैसे अभी आपने ऑप्शन डेटा का विश्लेषण करा, काफी स्ट्रांग है, उसी तरीके से टेक्निकल एकदम माउथ वाटरिंग पैटर्न है बैंक निफ्टी का। यस, स्ट्रांग बाय है, मस्ट बाय है अनिल जी, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, आपने 27,025 का दिया है, मेरा 26,985 का स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी को खरीदना चाहिए। 27,333 अनिल जी पहला लक्ष्य है, 27,485 दूसरा लक्ष्य है अनिल जी। और खास बात यह है कि एक्सपायरी वाले वीक में बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके का पैटर्न है, मुझे लगता है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी को काफी ऊपर लेके जाएगी यहाँ से। करेक्ट, शॉर्ट कवरिंग रैली ले जाएगी। और जिस तरह से 27,000 के ऊपर निकलते देखिए क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। 27,000 के ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी में करीबन आप ये देखिए, 27,000 के कॉल्स में 6 लाख शेयर थे, 27,100 के कॉल में 5 लाख शेयर, तो 11 लाख शेयर शॉर्ट हो गए आपके। और 27,100 के ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है। तो ये 11 लाख शेयर में समझिए ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख शेयर की शॉर्ट कवरिंग आती है। बहुत होगी निफ्टी बैंक, बहुत होगी, 50 पॉइंट तो और यहाँ से खींच देगा वो। तो अब शॉर्ट कवरिंग वाले, और अच्छा आमतौर पर मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे शॉर्ट कवरिंग आनी हो ना, तो नीचे का 100 पॉइंट है ना क्रॉस होना, उसके बाद आता है। जैसे 27,100 पार करेगा तो 27,000 वालों को तनाव आता है कि अब शॉर्ट कवरिंग की जाए। 27,200 पार करेगा तो 27,100 वाले भी सोचेंगे अब तो काट ही लिया जाए। तो वैसे जैसे जैसे 100 पॉइंट पार करेंगे उसके नीचे वाले लेवल की शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखिए 27,150 तो पहुंचने की तैयारी हो गई। स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेते हैं इंट्राडे वाला। हाँ, 27,050 का अब स्टॉप लॉस आपका हो जाना चाहिए डेफिनेटली, 27,150। तो बंसल जी को मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ वैसे चाहो। बंसल जी तो बोल रहे हैं 27,333, 27,485। बंसल जी के तो चाहने वाले सब बड़े पैसे वाले हैं ना, हमारे तो छोटे छोटे लोग हैं। हमारे 2,000 वाले हैं, उनके 2 लाख वाले हैं, फर्क है ना। बंसल जी बड़े लोगों के एडवाइजर हैं। ये निफ्टी में तो 27,150 आपका पहला टारगेट जो आज का था वो आ गया। हाँ, 27,150 निफ्टी पे भी आ गया। हाँ, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी आ गया 27,150, वो तो और 10,875 वहाँ भी आ गया। 10,875 वाला भी हो गया, उसको भी क्रॉस कर गया। तो ये दोनों ही टारगेट्स मैं बताऊँ, जबकि शुक्रवार को यही टाइम था जब हमने कहा था कोई ट्रेड मत कीजिए। हाँ याद है? याद। हाँ, और आज डेटा में फुल फ्लेज कन्विक्शन था, सुबह भी था जब 9-8 पर भी हमने कहा कि एकदम जहाँ खुल रहा है वहीं खरीदिए, और वही कन्विक्शन 2:30 बजे भी था। तो जिस समय कन्विक्शन होता है हम जोर से बोलते हैं, ताल ठोक के बोलते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, ये जो निफ्टी की अभी क्लोजिंग उम्मीद है कि इन स्तरों पर भी हो जाएगी, तो ये बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग समझी जाएगी, क्योंकि 10,875 पहला टारगेट था, मीट हुआ, 10,890 दूसरा टारगेट है, उसके बेहद करीब जाके अब काम का शुरू कर दिया। तो अब ये ठीक है, आप बोलोगे कल के लिए दोबारा रणनीति बनाएंगे, लेकिन ये क्लोजिंग जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से क्या बहुत पॉजिटिव ट्रिगर समझा जाए? 100%।
मैंने आज सुबह ही बोला कि 10,800 के ऊपर क्लोज होते हैं और 27,050 के ऊपर क्लोज होते ही ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगा। आज ट्रेंड पॉजिटिव हो जाए आपका, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,925 कल तक के लिए निफ्टी का टारगेट रखना चाहिए। 10,900 10,925 कल तक मिल जाएगा आपको, और 27,250 27,300 तक बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। चलिए, तो तेज़ी बढ़ सकती है और 10,900 10,925 तक के अब टारगेट्स अब निफ्टी पे सेट कर सकते हैं कल के लिए। ये तेज़ी बहुत बढ़िया तेज़ी है। HDFC बैंक पे बात हो रही थी, राजेश जी, फटाफट से देख के बताएं सर, ये अच्छा लीड कर रहा है मार्केट को आज? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ये सपोर्ट दे रहा है बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है अगर 2130 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉक यहाँ से फिर 2165 2180 के मूव भी दिखा सकता है। सो 2130 इसका एक इमीडिएट हर्डल है यहाँ से। मुझे लगता है स्टॉक जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन के बाद बाइंग एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट होगा और स्टॉक में 2165 तक का मूव आएगा, जो कि इसको बैंक निफ्टी के मूव को भी सपोर्ट देगा। और बैंक निफ्टी, जैसा अनिल जी भी बता रहे हैं, मुझे भी लगता है कि 27,300 400 की रेंज में बैंक निफ्टी भी आना चाहिए। आपने वो डीसीबी बैंक के क्या टारगेट दिए थे? निफ्टी बैंक का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डीसीबी बैंक बहुत तेज चला है तो फिर से पिछले 5 मिनट में। जी हाँ, डीसीबी बैंक में 182 183 इसका हर्डल था, उसने आज अभी क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिसका भी ट्रेड है, जिस तरीके का पैटर्न है, मुझे बिल्कुल लगता है ये स्टॉक यहाँ से 195 200 की तरफ मूव करेगा। अब स्टॉप लॉस ट्रेल करके 180 कर लें जिन्होंने भी पोजीशन होल्ड रखी इसमें। सो 180 होल्ड का ट्रेल करें, स्टॉप लॉस 195 टारगेट मुझे लगता है। ओके, तो ये दोनों ही आपके लिए मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर 27,150। राजेश जी, कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही जल्दी लगा। 27,200 के लेवल पे आ गया एकदम से, सही टाइम पे एकदम एंट्री। क्योंकि मेरी नज़र थी, मैं 27,100 के पार टिकने की तैयारी कर रहा था और मेरे ख्याल से 27,110 27,115 की रेंज में हमने कहा था, राइट? तो 27,000 के आसपास ही कहा था, 27,110 नहीं, 27,110 115 इस रेंज में। चलिए, बढ़िया है। भगवान के जैसे इंडेक्स पे ठीक ठाक आ जाता है मुंह, और इसलिए 2:30 बजे के फैक्टर का इंतजार कर रहा था मैं। क्योंकि कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं जहाँ पर मूव फास्ट आता है और वहाँ आपके लिए पैसे बन जाते हैं। तो आज के 2000 आपके बन गए होंगे, नहीं तो कल तक बन ही जाएंगे। ये कल के 2000 थे। लेकिन आइए बैन से बेनिफिट वो देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक ढेर सारे बैन में हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत कुछ एक्शन हो रहा है। देवांशी हमारे साथ बताने के लिए स्टॉक्स बैन से बेनिफिट। ओके, बताइए देवांशी, कोई स्टॉक बाहर निकलने की तैयारी में है? कोई नहीं है। एक भी नहीं? 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे जा सकते हैं और अंदर। जी, अच्छा, बताइए कौन कौन है? रिलायंस ग्रुप के होंगे एक दो, तो ADIG वगैरह? नहीं, इनफैक्ट आज पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लगभग 99% के ऊपर है। DHFL 96.5% ऑलरेडी बन चुका है, तो ये जाना है। साथ ही CG पावर में अचानक से एक छूटा आया है, 96% मार्केट वाइड पोजीशन, थोड़ी देर में 92 से 96% की पोजीशन यहाँ पे आती हुई दिखी है। इसके अलावा जेन इरिगेशन, आरकॉम, वॉकार्ट और रेमंड, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे 92 to 93% मार्केट वाइड पोजीशन है, तो ये भी जा सकते हैं। तो ये तो 90 के ऊपर जाते हैं ना? 95 के ऊपर, 95 अभी 95 के ऊपर कौन कौन से वो बताओ? 95 के ऊपर PNB, DHFL और CG पावर है। PNB, DHFL और CG पावर, तीन तो पक्का ही है, मतलब 95 के ऊपर। तो 96% के आसपास। हाँ, तो थोड़ा सा भी अगर पोजीशन कम नहीं हुई तो ये चले जाएंगे। तो पहले तो राजेश जी इन तीनों में बताओ, CG पावर, PNB और DHFL, एक एक बता दो। आपको जो जो जैसे जैसे बताना वैसे बताओ। इनमें अगर किसी की तेजी और मंदी की दोनों ही तरह की पोजीशन होंगी, दोनों के लोगों को एडवाइस कर दीजिए किसको काटनी है, किसको लेके जानी है। देखिए अनिल जी, पहले मैं PNB पे बताऊंगा। अगर जिसकी तेजी की पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे स्टॉक में जिस तरीके का निचले लेवल पे बाइंग हुई है, स्टॉक ने जिस तरीके का एक्यूमुलेशन देखा है, मुझे लगता है कि इवन ये बैन में आने के बाद भी स्टॉक में इसमें तेजी रहनी चाहिए। और मुझे लगता है ये स्टॉक 82 से 84 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। सो PNB बिल्कुल होल्ड करना चाहिए जिसका पोजीशन है, और उसको स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो 70 का स्टॉप लॉस रखें। CG पावर में मुझे लगता है निकल जाना चाहिए। CG पावर में स्ट्रक्चर वीक है, तेजी मंदी दोनों बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अवॉइड ही करना चाहिए CG पावर को। मतलब अगर कोई भी पोजीशन है, बैन में आने के बाद कोई ट्रेड हो नहीं पाएगा, तो अभी जिसका भी पोजीशन है निकल जाए। PNB बिल्कुल बाय करना चाहिए, इवन होल्ड करना चाहिए जिसका बाय पोजीशन है। मुझे लगता है 70 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 82 84 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और ऑलमोस्ट 99% है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बैन में आ ही जाएगा। इसका ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से अभी बना हुआ है, सो मुझे लगता है ये कैरी फॉरवर्ड भी होगा एक्सपायरी तक। अगर ये कैरी रह गया बैन में स्टॉक, तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक 85 तक के टारगेट, 70 के नीचे नहीं जाएगा PNB। हाँ, 70 के नीचे नहीं है। चलिए, तो ये तीनों स्टॉक है जो बैन में जाने की तैयारी में है, और इनमें आपको बता दिया गया कि करना क्या है। आइए
अब चार्ट कॉर्नर का बजेगा बिगुल, क्योंकि कुणाल जी और राकेश जी दोनों ही बड़े उत्साह के साथ एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहते हैं जो कमाल दिखाने की तैयारी में। बताइए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है बजाज फिनसर्व। अगर बाजार में तेजी बने और देखिए सारे हाई बीटा स्टॉक्स में तेजी बने और बजाज फिनसर्व नहीं बढ़े, ऐसा होता नहीं है। इस काउंटर ने 6300 के स्तर को अभी पार किया है फ्यूचर्स में और आखिरी मिनटों में इसमें तेजी बन रही है, तो ये मुझे लगता है कि कल भी फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलेगी। तो परफेक्ट BTST चॉइस है मौजूदा स्तरों पर बजाज फिनसर्व। मौजूदा स्तरों पर बाय करें तो 6200 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 6415 रुपए और दूसरा टारगेट 6515 रुपए होगा। ओवर टू राकेश। अनिल जी, काफी स्ट्रांग रुझान है। जैसे थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी ने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया था, जहां मैंने बोला था माउथ वाटरिंग पैटर्न है, सेम माउथ वाटरिंग पैटर्न बजाज फिनसर्व में है। काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है और मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर में 6520 6535 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। जिन्होंने बैंक निफ्टी मिस करा है वो बजाज फिनसर्व को जरूर खरीदें। चलिए, तो बजाज फिनसर्व यहाँ पर एक्शन और तेज हो सकता है। दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का स्टॉक है, यहाँ से तेजी इसको और बेहतर लेवल से। लेकिन मिस तो करने का कोई सवाल ही नहीं बैंक निफ्टी। जब पहले मैंने बोला और बंसल जी ने बाद में बोला, उसके बाद मिस करेगा तो कैसे बोल सकता है मिस किया। बंसल जी के बोलने के बाद, चलो मेरे बोलने से मिस कर दे समझ में आता है, बंसल जी के बोलने के बाद कैसे मिस कर सकते हो आप। 27,200 के लेवल तो 27,200 का जो टारगेट दिया गया था वो आप अचीव हुआ मान लीजिए, क्योंकि आज का हाई बैंक निफ्टी का है 27,197। तो आज के लिए जिन्होंने लिया है 27,110 27,115 में आपको कहा गया था कि बैंक निफ्टी खरीद लीजिए 27,200 तक के टारगेट आज ही के लिए। तो मेरा काम आज का पूरा हुआ। कल के 2000 आज ही बन चुके हैं, आगे बंसल जी की जिम्मेदारी। बंसल जी, ओवर टू यू। अनिल जी, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैंने तो जैसे अभी विश्लेषण किया था कि मेरे को माउथ वाटरिंग पैटर्न लगते हैं बैंक निफ्टी में, और एटलीस्ट अनिल जी बहुत कंजर्वेटिव भी हो तो जो मैंने टारगेट दिया है पहला 27,333 27,333 एटलीस्ट वहां तक तो होल्ड करना चाहिए। और जिस तरीके का पैटर्न है मुझे तो लगता है 27,485 जो मेरा दूसरा लक्ष्य है वो भी जल्दी अचीव होगा ऊपर में। यहाँ पर बहुत मूड में है बंसल जी, एकदम भयंकर तेजी वाले टारगेट दे रहे हैं। तो थोड़ा नीचे आएगा तो हम फिर से खरीदारी करने की राय देंगे। मेरी नज़र है बैंक निफ्टी में, आने दीजिए नीचे। कितना नीचे आएगा सर? देखते हैं ना कहाँ तक। 27,100 बढ़िया लेवल है, वैसे 27,150 में भी खरीदा जा सकता है। मैं दोनों का, मैं इसलिए अभी नहीं बोल रहा कि दोनों का फोर्स लगा के बोलूँगा। अच्छा, एक चीज़ आपको याद है, आखिरी पौन घंटे में जब हमने निफ्टी के लिए बोला, निफ्टी का मैंने लेवल क्या दिया था आज प्रॉफिट बुकिंग करने का? देख के मत बोलो, बिना देखे। 10,875 10,890 की रेंज। हाई बताओ। हाई मैंने देखा नहीं। देखो अब देखो 10,887 10,008 ओह, इसलिए 10,900 नहीं दिया था, क्योंकि डेटा में ये दिख रहा था कि 10,900 के पास जाने में इसको मुश्किल आएगी। और मुश्किल इसलिए आएगी कि 10,900 के कॉल्स में 35 लाख शेयर खड़े हुए हैं, तो उसके नज़दीक आते दबाव बनना शुरू हो जाए, इसलिए पर्पजली 10 पर नीचे दिया। नहीं तो आमतौर पर मैं राउंड फिगर देना पसंद सबसे ज़्यादा कहाँ पर खड़ा हुआ है निफ्टी की कॉल्स में? 11,000 और 10,900 में घटा है। 10,900 पर 35 लाख शेयर है, अच्छा है, वो भी बड़ा है ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, बड़ा है। इसलिए मैंने 10 पॉइंट नीचे तक के टारगेट दिया, नहीं तो मैं 10,900 भी तो दे सकता था। जब बैंक निफ्टी में मैं 27,200 दे सकता हूँ तो इसमें राउंड फिगर क्यों नहीं दे सकता? तो बैंक निफ्टी तो आप देखिए एग्जैक्टली 3 पॉइंट नीचे से वहीं से घुमा है। तो लेवल्स भी वो कई बार निकालने पड़ते हैं डेटा के हिसाब से। चलिए, तो तेजी है, लेकिन तो आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर आपने आखिरी घंटे में की है खरीदारी तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो कल भी आराम से खरीद के जाइए, रखिए अपनी पोजीशन को, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आगे पैसा और बनेगा। लेकिन एक स्टॉक है जो आज बड़ा परेशान कर रहा है गिरावट के लिहाज से, वो है अदानी पोर्ट। क्यों आई है ये गिरावट, बताने के लिए हमारे साथ हैं सुमित मल्होत्रा। सुमित, बताइए इतनी गिरने की वजह क्या? 8-8%? शुक्र अनिल जी। देखिए, अदानी लॉजिस्टिक जिसने एक कारोबार खरीदा है अदानी एंटरप्राइजेस से, उनका एग्री लॉजिस्टिक बिजनेस बेसिकली इंटीग्रेशन है सभी तरह के लॉजिस्टिक कारोबार का एक कंपनी के अंदर, जो कि अदानी लॉजिस्टिक है। इस पूरी डील में 1662 करोड़ रुपए के आसपास दिए गए हैं और उसके बदले में कारोबार खरीदा गया है। इस कारोबार में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्जिन का कारोबार है। बीटा वाइज भी 200 करोड़ रुपए के आसपास ये कारोबार देगा और 45% के आसपास मार्केट शेयर भी देगा। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको अलग तरीके से देखा है। उनका मानना है कि 1662 करोड़ अगर थे
तो डेट को रीपे करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए, जबकि कंपनी पे ऑलरेडी 42 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का डेट है अदानी पोर्ट के ऊपर, जिसकी ये आम है। तो दूसरा उनका ये भी कहना है कि इस कैश डील का मतलब क्या बनता है, जबकि इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है। साथ ही साथ इस प्राइस पे क्यों, इसको निचले दाम पे भी लिया जा सकता था, इतने हायर प्राइस पे लेने की क्या वजह है, जबकि लॉजिस्टिक स्पेस की बाकी कंपनियां काफ़ी करेक्ट हो चुकी है अपने हायर लेवल से। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अदानी पोर्ट के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा, भले अदानी लॉजिस्टिक पर आएगा लेकिन अदानी पोर्ट के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, तो उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है कि इतना कैश वो दें। इस तरह की कुछ चीज़ें भी रखी हैं, उन्होंने डाउनग्रेड्स भी किया है, 500 से घटा के 385 सिटी का एक टारगेट भी आया है। JP मॉर्गन ने भी न्यूट्रल साइड पे इस पूरी डील को लिया है। तो ब्रोकरेज को ये डील पसंद नहीं आई, वो एक मेजर वजह है जिसकी वजह से करीब 8-8.5% की गिरावट इस शेयर में आज देखने को मिल रही है। और ये सिटी का जो लक्ष्य है ये 500 से घटकर सीधा 385 हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक टेंशन है स्टॉक के लिए। अब 324 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं, डील बिल्कुल पसंद नहीं है, 8% के आसपास की गिरावट है। एक बार कुणाल जी आप बताएं सर, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, यहाँ से और टूटेगा या फिर बस जिन्होंने शॉर्ट बनाए थे आज मुनाफा वसूली कर लें? देखिए आज सवेरे भी हम चर्चा कर रहे थे इसकी रजत, और मैंने कहा था कि देखिए अगर ये ऊपर आता है तो उन स्तरों पर इसको बेचना चाहिए। ये डॉक्टर रेड्डी की तरह का गैप डाउन नहीं है जिसमें कि पूरी रिकवरी आएगी। मुझे लगता है कि काउंटर काफी कमजोर हो चुका है। एक सपोर्ट 325 पर अंतिम सपोर्ट है, ये लेवल टूटा तो फिर यहाँ पर आपको 310 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 325 के नीचे मुझे लगता है और गिरावट आती हुई नजर आएगी। राजेश जी रैमको सीमेंट्स देके बताएं, अभी सीमेंट पे ही बात हो रही थी, अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, ये एकदम से चलेगा अभी और शॉर्ट टर्म में या फिर थोड़ा टाइम लेगा? जी देखिए रजत जी, अगर इसका पैटर्न देखें तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को करना है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉक का जिस तरीके का पैटर्न है, मुझे लगता है इसमें टारगेट हमें 670 से 680 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो रैमको सीमेंट पोजिशनली बाय लगता है मुझे, यहाँ से 630 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे 675 680 के। सो बिल्कुल बाय करना चाहिए और इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि 5 से 10 दिन का टाइम देंगे तो स्टॉक में बिल्कुल एक अपमूव देखने को मिलेगा और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रैम दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। 5-10 दिन में क्या है, खाली बीच में एक एक्सपायरी आ रही है उसी का डर है, कोई टेंशन तो नहीं। तो नेक्स्ट सीरीज का नहीं ले तो नेक्स्ट सीरीज लेंगे, लेकिन उसके पहले ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। नहीं, जिस तरीके का पैटर्न है मुझे लगता है स्टॉक में अच्छा पैटर्न बना है, बहुत टाइम देके बनाया है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम पैटर्न है। तो इसमें बड़ा टाइम लेके बना है पैटर्न, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसमें 675 680 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके अच्छा आशु जी, ये आपका ऑल टाइम फेवरेट कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा की ब्लॉक डील हो गई शुक्रवार को, अब अटक गया है, मतलब सुस्त हो गया है, किसी को ट्रेड ही नहीं करना है, ऐसा क्यों? और करना है तो किस तरफ करना है ये बताइए। अनिल जी देखिए, ये ना अब बिल्कुल आपने ठीक बोला, सुस्त हो गया और मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक ऐसे ही सुस्त रहेगा। अगर किसी को फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि 1245 और 1250 1245 टू 1250 ये बैंड है, इसको अगर क्रॉस करके बंद होता है या निकलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर किसी को फिर वो वापस सौदा करना है सर, जो बुल स्प्रेड बनाना है, मैंने ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, 1240 की अनिल जी एक कॉल लेनी है और 1320 की 2 बेचनी है। ये बुल स्प्रेड सिर्फ 15 रुपए में बनता है अनिल जी। 1240 की एक कॉल कोटक की बाई करनी है मार्च की और 1320 की 2 बेचनी है, ये सिर्फ 15 रुपए में बुल स्प्रेड बनता है। और अगर पूरे महीने मार्च में अगर वो 1245-50 का वो वाला लेवल निकलता है तो फिर ये 1270-80 वापस हो जाएगा। अगर उसके लिए अगर प्ले करना है तो आई थिंक ये 15 रुपए की कॉस्ट देके अनिल जी इस बुल स्प्रेड को लेके बैठ जाना चाहिए। ये 15 रुपए की कॉस्ट कभी भी निकल जाएगी, टाइम डिके से 1320 की कॉल टूटती जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है कोटक में अगर प्ले करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अभी ये शांत रहेगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1245 और 1250 अभी क्रॉस नहीं करेगा। ओके 1245 1250 फिलहाल क्रॉस नहीं करेगा जल्दबाजी में, देखते हैं क्रॉस होने। तो उस दिन मेरे ख्याल से ब्लॉक डील के दिन 1260-61 के आसपास आकर रुक गया था, है ना राजेश जी? जी हाँ, कैश में 1260-61, फ्यूचर में भी लगभग 1260-61। तो एक बार 1260 क्रॉस कर दे इसको तेजी के लिए। हाँ, वो जिस तरह जहाँ पे मेजर कंसंट्रेशन है उसको क्रॉस करेगा वो लेवल, फिर ये स्टॉक तेज होगा। कि ये स्टॉक अभी फ्यूचर में देखकर डिस्काउंट में चल रहा है। डिस्काउंट हो गया। हाँ आशु सर कुछ कह रहे थे आप? 3 रुपए डिस्काउंट। अच्छा फ्यूचर में अनिल जी 1240 के आसपास था और सारा दिन वहीं पे कंसोलिडेट किया था, 1260 नहीं था, तो वही 1240 ही है। तो वहीं पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाइंग हुई होगी, तो इसलिए मैंने कहा 1250 अगर क्रॉस कर गया तो ये दोबारा मोमेंटम पकड़ेगा, नहीं तो तब तक सुस्त रहेगा थोड़ा। नहीं 1240 एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा था कि 1260 के आसपास उस दिन उसने हाई बनाया था,
तो और 1240 के आसपास उसने वक्त बिताया, एकदम परफेक्ट है। तो 1260 पार हो जाए उसके बाद शायद बढ़िया तेज़ी बन सकती है, मैं उस एंगल से कह रहा था। लेकिन आपकी राय एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है। ये है कोटक बैंक पर आपके लिए राय, एक्शन एकदम सुस्ती वाला है फ्यूचर डिस्काउंट पे। जो तेजी बन रही है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट जिन्होंने उठाया जीएसटी कट का रियल एस्टेट सेक्टर से, उसमें सिरामिक कंपनियां जिसमें कजारिया सिरामिक, ओरिएंट बेल, ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेज है। और एक है ग्रीन प्लाई जिसमें दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कि प्लाईबोर्ड से जुड़ी कंपनियों में भी एक्शन स्ट्रांग है। एक बार राजेश जी देख के बताएं सर, ग्रीन प्लाई का चार्ट ये एकदम से मूव आया और पीछे 5-10 मिनट में ही मूव इसको 5.5% ऊपर ले आया। जी हाँ, बिल्कुल देखें तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था इसमें डेली चार्ट पे, और उसका आज ब्रेकआउट हुआ है 133 के लेवल पे, और स्टॉक अभी 138 पे चल रहा है। मुझे लगता है ये 142 का इसको हर्डल रहेगा, और ऑलमोस्ट स्टॉक ने 142 के आसपास हाई बना लिया है। सो फ्रेश बाइंग जो और ये फ्रेश एक्शन जो तेजी का हमें देखने को मिलेगा 142 के ऊपर ही मिलेगा। सो अभी नीचे में किसी ने लिया है तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। 142 क्रॉस करता है तो फिर ये स्टॉक यहाँ से 154 की तरफ मूव करेगा। सो फ्रेश बाइंग 142 के ऊपर सजेस्ट की जाएगी, और अभी जिन्होंने नीचे में लिया है उन्हें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चीनी शेयर्स जहां पर एक्शन स्ट्रांग है ये तो है ही। रेडान, ओ ये आ गया सन फार्मा एडवांस, मैंने इसलिए बोला क्योंकि सुबह फास्ट मनी की कॉल थी, सन फार्मा एडवांस दिया गया था, स्पार्क में मूव बना, स्पार्क आया एकदम से, स्पार्क दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड होना शुरू हो गया। ये फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, और स्पार्क का डेटा पिछले 4-5 दिनों से लगातार खरीदारी का। बंसल जी को पूछ लेगा, बंसल जी ये स्पार्क है चिंगारी क्या ये एक बड़ी लपट में बदलेगी, यानी कि छोटी सी ये उछाल क्या बड़ी तेजी में बदलने वाली है? नहीं अनिल जी, ये मुझे लगता नहीं है कि छोटा सा उछाल बड़ी तेजी में बदलेगा। 178 के अराउंड अनिल जी ये इसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अनिल जी इस तेजी के बाजार में एक स्टॉक है अरविंदो फार्मा, जो कुणाल जी के रडार पर काफी देर से है, और ये स्टॉक एक नेकलाइन को तोड़ रहा है अनिल जी। 708 की एक नेकलाइन को तोड़ के 705 के अराउंड ट्रेड कर रहा है अनिल जी। यहाँ पर शायद स्पार्क आ सकता है, बेसिकली एक बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये जो गिरावट है ये एक बड़ी गिरावट में तब्दील हो सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए अरविंदो फार्मा में। लेकिन ये स्पार्क वाला एक्शन आपने सबसे पहले कैसे पकड़ा है रजत, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या ऐसा क्या दिखा आपको कि स्पार्क में एक्शन? पिछले सत्र में आप लॉजिस्टिक्स पूछ रहे थे, इस बार हाँ, तो पूछूंगा ही ना, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पूछूंगा क्यों नहीं? फार्मा और अगली बार मुझे भी करना है वैसे सेम। नतीजों के बाद कुछ बहुत बड़ी बिकवाली होनी रही है दोनों में, सन फार्मा भी और स्पार्क में भी। स्पार्क का तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन सन फार्मा के ठीक ठाक नतीजे आए थे। और तब से देखा जाए तो जो इतना पुराना डेटा अगर आप देखो पिछले कुछ समय का, लगातार बिकवाली वाले स्टॉक्स निचले स्तर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, जब तक खरीदारी हो तो टेंशन क्या है, खरीदारी करते चलिए। 174-175 के जोन तक तो पहुंच गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव पिछले एक हफ्ते से चलना शुरू हुआ है स्पार्क मेरे ख्याल से राजेश जी। हाँ बिल्कुल, इसका बॉटम फॉर्मेशन हुआ तो ऑलमोस्ट 8 फरवरी को, वहाँ से कंटिन्यूसली स्लो स्टडी ये स्टॉक बढ़ ही रहा है, और 174 के आसपास आ गया है स्टॉक ऑलमोस्ट। अब ये अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अगर ये लेवल क्रॉस कर लेगा तो फिर इसमें एक नया फ्रेश बाइंग आएगा। 181-182 के आसपास है 50 डे मूविंग एवरेज, तो वहाँ तक लगता है कि ये मोमेंटम आ सकता है। और ओके, मोमेंटम आ सकता है। इस बीच हमारे एक और एक्सपर्ट है श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटीज़ के, वो भी मुझे मैसेज करके रहे कि स्पार्क में टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड करेक्शन खत्म हो चुका है। देखा, वो पहले ही बोला था। वाह, टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड दोनों करेक्शन खत्म हो चुके हैं। ठीक, करेक्शन खत्म होने के बाद मालूम है क्या होता है? कोटक सिक्योरिटीज ट्रैक कर रहा था आज। हाँ, नहीं वो तो स्टॉक छोड़िए, पूरा चैनल ट्रैक कर रहे हैं। आप खाली एक स्टॉक की बात देखो, श्रीकांत जी लाइव स्टॉक अभी चैनल ट्रैक कर रहे हैं और दे रहे हैं। स्पार्क में हमारी बातचीत पे वो सीधा मैसेज भेजें। तो अच्छा, आपको पता है अब ये करेक्शन प्राइस और टाइम, इन दोनों का करेक्शन खत्म होने के बाद क्या होगा? करेक्शन खत्म, एक्शन शुरू। हाँ, करेक्शन खत्म, एक्शन शुरू। बस एक्शन शुरू होने की तैयारी है स्पार्क में। देखिए अब आप, और अगली बार जब श्रीकांत जी आएंगे शो में तब हम उनको और पूछ लेंगे। एक्शन की तैयारी है स्पार्क में, कर लीजिए, चिंता की बात नहीं। तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन बनने की तैयारी में। टॉरेंट पार, एक बार राकेश जी ये भी देख के बताएं सर, इसमें भी कुछ करेक्शन खत्म हुआ है या फिर इसमें अभी थोड़ा संभलना चाहिए, रुकना चाहिए? 242 के लेवल पे टॉरेंट पावर कैसा लग रहा है आपको? देखिए रजत, इसके अंदर तो डेफिनेटली एक संकेत है करेक्शन खत्म होने के। इसमें एक तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, स्टॉक ने 241 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली क्लियर संकेत है, शायद वर्स्ट इज ओवर। नीचे में 235 एक सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये स्टॉक ऊपर में 249-250 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है।
249 250 तक जा सकता है टोरेंट पावर का स्टॉक, यहाँ पर तेजी बनने की पूरी संभावना है। ओके, तो ये है स्टॉक। अच्छा, एक और बताऊं, ये तो नहीं पूछोगे क्यों दिया था, ये तो वो था रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी थी एरो ग्रेनाइट, ये भी दिया था, ये जो कजारिया एरो ग्रेनाइट 5.5-6% के आसपास। आप बात कर रहे हैं, छोटे टिकट वाले स्टॉक्स, वाह। तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती है। हालांकि आज हमारा कॉल ये था कि सारे रियल एस्टेट स्टॉक जहाँ खुलेंगे उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे, वैसा हुआ भी है। लगभग सारे ऊपर आ गए, नीचे से दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं। एक दो आप वाले छोड़ दीजिए जो आपने बहुत अभी 2.5% रह गया ना। सबके चार्ट देखिए आप, चाहे वो अजमेरा रियल्टी जो हम कह भी रहे थे 175-76 खुल रहा है, मत खरीदिएगा। अच्छा, तो जहाँ टारगेट आप दिन के चार्ट देखेंगे सारे स्टॉक्स टॉप से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, होनी भी चाहिए। खबर आ चुकी है बाहर, उसके बाद क्या, जब तक खबर न मिले बाय ऑन रिवर्स सेल ऑन न्यूज़। BL 3% ऊपर क्लोजिंग देने जा रहा है और 81 के लेवल को, एक ऑर्डर इनफ्लो की खबर इसको ड्राइव कर रही है। 81 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग BL में, और साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन जिसका जिक्र किया, वहाँ पर भी 3% के आसपास का मूव बनता हुआ नजर आया। तो स्ट्रॉन्ग मूव। अच्छा, मदरसन सुमी जो सुबह जी बिजनेस की कॉल थी, आपको सुबह ही बता दिया गया था कि पूरा ही दिन भर एक्शन तेज रहेगा स्टॉक में। 11-11.5% का मूव मिला है इसमें। और DCB बैंक जो अभी हमने फाइनल ट्रेड में भी जिक्र किया है स्टॉक का, ये भी 5% ऊपर बंद होने जा रहा है। और रेमंड एक और स्टॉक जहां पर 4.5% का रिटर्न मिला। तो स्ट्रॉन्ग मूव। ये सभी स्टॉक्स जो थे ये दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए। अच्छी क्लोजिंग रेमंड्स में आती हुई दिख रही है। और आज देखिए आप 760 के ऊपर 30 रुपये ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया कहा जाएगा ये रेमंड्स का मूव भी। मार्केट का मूव भी बहुत बढ़िया कहा जाएगा। 27,145 के आसपास बैंक निफ्टी है, 27,200 का हाई लगाने के बाद, 10,887 का हाई लगाने के बाद 10,880 के आसपास निफ्टी है। सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी मारता और 304 ट्रिपल सेंचुरी याद है। कल तो बड़ा मैच है यार, गड़बड़ हो गया, दिन खराब हो गया एकदम। आपने देखा नहीं क्या? अच्छा किया, बच गया। राजेश जी आप देखते हो क्रिकेट? देखता हूँ पर कल नहीं देखा। ओहो, हमने नहीं देखा इसको, दिन खराब हो गया। बच गए। मैं अभी क्या बोलूँ बंसल जी को और राकेश जी को, कुछ कह नहीं सकता आशु जी को। इनका दिल्ली वाला ही था बॉलर वो उमेश यादव, जिसके ओवर में पिट गए हम लास्ट में। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? हमें सांत्वना देंगे? आखिरी ओवर में ऐसी धुलाई हो गई, पूरा मैच हाथ से निकल गया। आशु जी बताइए। अनिल जी, वो जो आपने बिल्कुल ठीक बोला है, और मैं ये पहले ही, मतलब वो संघारक वाली बात है ना, ये मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका हूं सर। उमेश यादव जब तक टीम में रहेगा, लास्ट ओवर के मैच वो हरवाता रहेगा हमेशा। सो उमेश यादव को तो सर बिल्कुल, मतलब वो शॉर्ट कैंडिडेट है क्रिकेट का, बिल्कुल। हाँ। बंसल जी क्या कर रहे हैं आप बताइए? अनिल जी देखिए, मैं ये तो आशु जी तो उनको उमेश यादव को ब्लेम कर रहे हैं। अनिल जी कल एक्चुअली बहुत समय बाद पूरा मैच मैंने देखा था और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। मैंने जो ज्यादातर मैच मैं देखता हूँ उसमें भारत हार जाता है, तो मैंने कल का मैच पूरा देखा था। वैसे तो अब होगा नहीं, भगवान करे अगर हो जाए इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो हम आपके आंखों पे काली पट्टी बांध के ऐसे सुनसान किसी खंडर में महल में ले जाके बंद कर देंगे जहाँ तक दूर दूर तक नेटवर्क ना आए। बंसल जी को देखने नहीं देंगे ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा इंडिया जीते। क्यों, ऐसा तो करना पड़ेगा। आप तो बिल्कुल भी जरूरत मत कीजिए ऐसा मैच देखने की बंसल जी। आज आपका ट्रैक रिकॉर्ड पता चल गया। तो 100% सक्सेस रेशियो है बंसल जी का मैच देखने के हारने में। ओके, चलिए आइए, बाजार हुए खत्म, लेकिन आइए फटाफट आपको बता दें कि प्रोविजनल क्लोजिंग कहाँ हुई। 10,879 ये है लेवल निफ्टी का। बैंक निफ्टी का लेवल 27,139। सेंसेक्स 36,213 पर बंद हुआ है। ये प्रोविजनल है, थोड़े से ऊपर आएंगे फाइनल। और इस बीच आपको बता दें कि अगर आपने आज एक्शन लिया है बाजार में, तो एक वो जो कल के 2000 का एक बार सुन लेते ना, अभी क्या बोला था, क्योंकि वो एग्जैक्टली जिन लेवल पे आपने बोला वहीं पर से शुरू हुआ चलना, और मुनाफा वसूली भी वहीं पर देखने को मिली निफ्टी बैंक। बता दीजिए, एक बार सुनाते हैं कि क्या कहा था अभी बस थोड़ी देर पहले। खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर इसे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 27,025 का, 27,150, 27,200 के टारगेट के लिए। 200 के लेवल, तो 27,200 का जो टारगेट दिया गया था वो आप अचीव हुआ मान लीजिए, क्योंकि आज का हाई बैंक निफ्टी का है 27,197। तो आज के लिए जिन्होंने लिया है 27,110, 27,115 में आपको कहा गया था कि बैंक निफ्टी खरीद लीजिए। 27,200 तक के टारगेट आज ही के लिए। तो मेरा काम आज का पूरा हुआ। कल के 2000 आज ही बन चुके हैं।